हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज का ये वीडियो है ना अपना क्लास 6 होने वाला है मेंसुरेशन का। हमने इससे पहले 5 क्लासेस पढ़ चुके हैं जिसमें हमने अपना कंप्लीट ट्रायंगल पढ़ लिया। देखो, सबसे पहले तो मैं बता दूं, अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाके डाउनलोड कर देना। ये अपना टेलीग्राम चैनल है, इसको भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पर जितने भी अपने लेटेस्ट नोटिफिकेशन आते हैं, चाहे वो एसएससी को, रेलवे को, बैंकिंग के हो, चाहे जो भी हो, एमटीएस वगैरह, उन सभी की नोटिफिकेशन मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ ताकि आप अप टू डेट रहो, जो भी एग्जाम वगैरह है फुल फॉर्म कर लो। ठीक है। और ये अपना क्लास 6 से स्टार्ट करते हैं। इसकी क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन, वहाँ जाके डाउनलोड कर लेना। अभी तक हमने 5 क्लासेस तक हमने क्या कर लिया, जितने भी अपने ट्राइंगल्स थे उनका एरिया कैसे फाइंड करते हैं, उसका पेरीमीटर कैसे फाइंड करते हैं, उनका शेप्स अगर किस तरीके से चेंज कर दिया, वो सारी चीज़ें हमने देख लिया। अब इसके अलावा जैसे अपना इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसमें एंगल से रिलेटेड जो बातें करी जाती हैं वो सब हम ज्योमेट्री में देखेंगे। तो जितना हमें ट्राइंगल के बारे में देखना था वो सब हमने अभी तक देख लिया मेंसुरेशन में। ठीक है। बाकी आगे जब मिलेगा तो हम आगे भी बात करेंगे। अभी और भी इसके टाइप्स हैं जो कि हम आगे बात करेंगे जब हम थोड़ा सा और बेसिक पढ़ लेंगे। ठीक है। लेकिन अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इस वीडियो से, हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, वो है क्वाड्रिलेटरल। ठीक है। तो आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना क्वाड्रिलेटरल। अपना कॉपी खोलो और वहाँ पे नोट्स वगैरह लिखो। देखो, सबसे पहले तो आप जानो क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। ठीक है। ट्राइंगल अभी तक हमने जाना, ट्राइंगल ऐसे शेप्स होते हैं जिनके 3 साइड्स होते हैं। क्वाड्रिलेटरल ऐसे शेप्स होते हैं ना जिनके 4 साइड्स होते हैं। अब वो चाहे अपना स्क्वायर हो, चाहे अपना रेक्टेंगल हो, चाहे कोई सा भी हो जिसकी चारों साइड्स अलग अलग है, जैसे ये है, या फिर चाहे आप मान लो जैसे ये है। ठीक है। और जैसे इस तरीके से और इस तरीके से मैंने ड्रॉ कर दिया, ये भी अपना एक क्वाड्रिलेटरल ही है। चाहे वो पैरेललोग्राम है इस तरीके से, ये भी क्या है, पैरेललोग्राम में उसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं। या फिर ये ट्रेपीजियम भी आपका इस तरीके से होता है। ठीक है। तो चाहे आप किस किस कोई सा भी फिगर मान लो, मतलब बस उसकी 4 साइड होनी चाहिए, वो अपना क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है। तो इसमें हम किस किस के बारे में पढ़ेंगे, मेनली किस किस के बारे में पढ़ेंगे। देखो, सारे होते हैं। जैसे ये अपना ये काइट है ना, इसको हम बोलते हैं अपना काइट। ठीक है। ये भी अपना एक क्वाड्रिलेटरल होता है। ऐसे ही ये रोम्बस होता है। रोम्बस भी अपना बिल्कुल स्क्वायर की तरह होता है, उसकी 4 साइड बराबर होती है, लेकिन स्क्वायर में 90 डिग्री के बराबर होता है। और क्वाड्रिलेटर इसमें रोम्बस में ये इसकी जो साइड्स होती हैं, ये जो एंगल होता है ये अलग अलग रहता है, मतलब ये 90 डिग्री के बराबर नहीं रहता। ठीक है। तो हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन अभी जो मेन क्वाड्रिलेटरल है ना, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे मेंसुरेशन में। ये जो काइट्स वगैरह हो गए, रोम्बस वगैरह, इसके बारे में हम ज्योमेट्री में पढ़ लेंगे अपना। ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया, हम यहाँ पे क्वाड्रिलेटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। और क्वाड्रिलेटरल ऐसे शेप्स होते हैं जिनकी केवल और केवल 4 शेप्स होती हैं, मतलब 4 साइड्स होती है, ना 4 से कम ना 4 से ज़्यादा। अगर मैं मेनली बात करूँ तो कुछ ऐसे भी ट्राइंगल्स होते हैं, कुछ ऐसे ट्रायंगल होते हैं जिनकी चारों साइड्स अलग होती हैं। जैसे ये अगर मैंने आपके सामने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये अगर मैंने आपके सामने ड्रॉ कर दिया तो ये भी एक तरीके से क्वाड्रिलेटरल है। जिस तरीके से मैंने आपको ट्रायंगल में बताया था कि अगर उसकी तीनों साइड्स अलग है, जैसे ये हो गया, फिर ये हो गया और ये हो गया, तो ये इसको हम क्या बोलते थे, स्केलन ट्रायंगल। अगर 2 साइड उसके बराबर हैं और एक साइड अलग है तो उसको हम आइसोस्केलस बोलते थे। अगर तीनों साइड्स उसकी बराबर है तो हम उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते थे। यहाँ इसकी तीनों साइड अलग अलग है तो हम इसको स्केलन ट्रायंगल बोलते हैं। ऐसे अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर भी इसकी ये तीनों चारों साइड्स जो हैं वो क्या है, अलग अलग है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे स्केलन क्वाड्रिलेटरल। तो हम सबसे पहले स्केलन क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ेंगे कि ऐसे क्वाड्रिलेटरल जिनकी जो चारों साइड्स हैं वो अलग अलग हैं। ठीक है। फिर हम अपना अगला क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट करेंगे जो कि अपना दूसरा है स्क्वायर के बारे में, कि हम स्क्वायर का एरिया कैसे फाइंड करें, उसका पेरीमीटर कैसे फाइंड करें, उसका डायगोनल क्या होता है, उन सब चीज़ों के बारे में फाइंड करेंगे। ठीक है। फिर अपना तीसरा जो क्वाड्रिलेटरल है उसके बारे में पढ़ेंगे रेक्टेंगल। ठीक है। वो अपना क्या, रेक्टेंगल के बारे में पढ़ेंगे, एकदम अच्छे से पढ़ेंगे। जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है उन सभी को सॉल्व करेंगे और किस तरीके से जो भी इन पर कंसेप्ट होता है वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। फिर अपना चौथा हो गया ट्रेपीजियम। तो ये कुल मिला के अपने 4 मेन क्वाड्रिलेटरल है जिसको हम इसमें कवर करने वाले हैं। ठीक है। तो हम एक ट्रायंगल को यहाँ पे पकड़ते हैं, और जो सबसे पहला, एक ट्रायंगल को नहीं, सबसे पहले एक क्वाड्रिलेटरल को पकड़ते हैं जो कि अपना सबसे पहला है स्केलन ट्रायंगल, स्केलन क्वाड्रिलेटरल। ठीक है। स्केलन, मैं बार बार ट्रायंगल बोल दे रहा हूँ, अभी भी हम ट्रायंगल पढ़ के आ रहे हैं तो मुंह पे ट्रायंगल ही है। स्केलन क्वाड्रिलेटरल, स्केलन क्वाड्रिलेटरल। मैं जानता हूँ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसकी 4 साइड होती है, और स्केलर मतलब उसकी चारों साइड से अलग है। तो अब हम सीखेंगे कि एक्चुअली में इसका एरिया कैसे फाइंड करें। भाई देखो, पेरीमीटर तो आपको पता है, चाहे वो रेक्टेंगुलर हो, चाहे कोई इरेगुलर फिगर हो, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे पेंटागन हो, चाहे हेक्सागोन हो, उसके चारों साइड्स का, मतलब उसकी जितने भी साइड है, सब ऑफ ऑल साइड अपना पेरीमीटर होता है। ठीक है। तो पेरीमीटर फाइंड करना मेरे लिए टफ नहीं है, लेकिन एरिया फाइंड करना मेरे लिए थोड़ा सा कंसेप्चुअल हो जाता है। तो आप उसको समझो कि हम स्केलन क्वाड्रिलेटरल का कैसे यहाँ पे हम एरिया फाइंड करें। जैसे कोई भी, मैंने आपके सामने एक स्केलन
क्वाड्रिलेटरल मैं आपके सामने यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। जैसे ये एक उसका साइड हो गया, ठीक है, और ये अपने पास एक उसका साइड हो गया, और अपने पास एक ये साइड हो गया, और अपने पास ये उसका चौथा साइड हो गया। तो अब आप बताओ, ये एक अपना स्केलन क्वाड्रिलेटरल है। आप ये मत मानना कि इसकी जो ये चारों साइड्स हैं ये सेम सेम है, या फिर इनमें से कोई सी भी एक साइड जो है वो सेम है। ये भी अलग है, ये भी अपना अलग है, ये भी अपना अलग है, और ये भी अपना अलग है। अब आप बताओ इसका एरिया कैसे फाइंड करोगे। इसका एरिया फाइंड करने के लिए जैसे कई बार हमने ट्रायंगल में देखा था इस तरीके से, जैसे मुझे ट्रायंगल फाइंड करना था जहाँ मुझे समझ में नहीं आता था कि इसका एरिया में क्या निकालूं, हीरोन्स फॉर्म लगाऊं, हाफ इंटू बेस लगाऊं, तो यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर खींचता था और वहाँ से हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा के कैसे भी कैसे करके इसका एरिया फाइंड करता था। वैसे ही आप यहाँ पर भी देखो, मैं ना यहाँ से एक डायगनल खींचूंगा, यहाँ से एक डायगनल खींचूंगा। सबसे अभी मैं आपको समझाता हूँ डायगनल क्या होता है। यहाँ से मैंने एक डायगनल खींचा, यहाँ से जब मैंने एक डायगनल खींचा तो आप एक्चुअली में एक चीज़ देखो। सबसे पहले तो आप ये समझो कि एक्चुअली में डायगनल क्या होता है। जैसे अगर मैंने एक शेप ये किया, चाहे वो स्क्वायर हो चाहे कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल हो, और अगर मैंने उसके जो आमने सामने जो अपोजिट पॉइंट है उससे इसके दोनों पॉइंट को जोड़ दिया, इसके इससे पॉइंट से मैंने जोड़ दिया, तो एक्चुअली में ये जो दोनों अभी मैंने ड्रॉ किए ये दोनों एक्चुअली में क्या है, ये जो दोनों एक्चुअली में ये वाले और ये वाले एक्चुअली में ये सब क्या है, ये डायगनल्स हैं। डायगनल मतलब जो भी उसके अपोजिट पॉइंट से, इसको हम वर्टेक्स बोलते हैं और इस लाइन्स को हम एजेस बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं डायगनल, जो उसके अपोजिट पॉइंट को जोड़ता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डायगनल बोलते हैं। तो यहाँ पर यही तो मैंने ड्रॉ किया है इस वाले क्वाड्रिलेटर में। आप देखो जो अपना स्केलन है ये वाला अपना क्या है, डायगनल है। अब आप यहाँ पे एक चीज़ नज़र देखो, एक चीज़ अगर आप देख पाओगे तो यहाँ पर एक्चुअली में आप ये देखो, ये वाली जो चीज़ है और ये वाली जो चीज़ है, ये दो ट्राइंगल बन गई मेरे सामने, बिल्कुल दोनों ट्राइंगल बन गई मेरे सामने। तो मैं अगर इसकी नेमिंग कर देता हूँ, सपोज मैं इसकी नेमिंग कर दूँ तो और भी अच्छे समझ पाओगे आप। जैसे ए बी सी डी, ये अपने पास कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी। अब मुझे इसका एरिया फाइंड करना है। भाई पैरामीटर तो आप फाइंड कर लोगे, इसका जो भी चारों साइड्स दी रहेगी क्वेश्चन में उन सभी का एरिया मतलब पेरीमीटर में सबका सम कर दूंगा, मेरे पास पेरीमीटर आ जाएगा। लेकिन एरिया कैसे फाइंड करें, देखो सबसे पहले तो आप ये समझो, मुझे एरिया फाइंड करना है इस क्वाड्रिलेटरल का, इससे हम डिनोट करते हैं, ठीक है। या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, मुझे इसका फाइंड करना है। मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ ये दो ट्राइंगल से मिलके बना हुआ है। एक ट्राइंगल अपना कौन सा हो गया, ए बी सी, एक ट्राइंगल अपना ए बी सी। तो अगर मैं एरिया निकाल लूँ ट्राइंगल ए बी सी का और उसको मैं प्लस कर दूँ ट्राइंगल ए सी डी से, इन दोनों का ट्राइंगल मैं अलग अलग निकाल लूँ और उन दोनों को सम कर दूँ, तो मेरे पास पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी। मैं इन दोनों का एरिया निकाल लूँगा, मुझे पता चल जाएगा यहाँ से इसका कैसे इसका क्या आएगा अपना टोटल एरिया क्वाड्रिलेटरल का। अब रही बात आप इसका एरिया कैसे फाइंड करोगे, मतलब ये जो अपने पास ये है ट्राइंगल जो बने इनका एरिया कैसे फाइंड करोगे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जैसे अगर मैं यहाँ से एक हाइट खींचूँ, अगर मैं यहाँ से एक हाइट लूँ, जैसे ये अपने पास है, अगर मैं इसके इस डायगोनल पे एक हाइट खींचूँ तो यहाँ पर मैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा सकता हूँ, बिल्कुल लगा सकता हूँ। मैं ऐसा ही तो अपने इस ट्रायंगल में करता था, यहाँ से एक हाइट खींचता था और वहाँ से पाइथागोरियन ट्रिपल बनाने की कोशिश करता था। ऐसे ही अगर मैं एक हाइट यहाँ से लूँ तो यहाँ से अगर मैं खींच दूँ तो एक इसका यहाँ पे मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके कैसे भी करके मैं इसका एरिया फाइंड कर सकता हूँ। तो यही तरीका आपको अपनाना है, जहाँ पर भी आपके सामने स्केलिन क्वाड्रिलेटर दिख जाए आप उसका डायगोनल खींचो, उसकी हाइट बनाओ, हाइट आपको मिल जाएगी। वहाँ पे सवाल में डाटा के हिसाब से एक्चुअली में हमारा बदलता रहता है, लेकिन अभी आप समझो कि इसका एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं हम उसको दो ट्रायंगल के बीच में, दो ट्रायंगल में डिवाइड कर देंगे, फिर वहाँ से उसका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा के मैं फाइंड कर सकता हूँ। अब अगर मैं आपके सामने इसका फॉर्मूला भी डिराइव करके दिखा दूँ, जैसे अगर मैंने इसको मान लिया मैंने H1 और इसको मान लिया मैंने H2, तो अगर मैं ABC का एरिया फाइंड करने की कोशिश करूँ, जो अपने पास ये ट्रायंगल ABC है, तो अपना बेस तो AB है, AC है, दोनों के लिए बेस AC है। भाई इस वाले हाइट के लिए भी AC बेस है और इस वाले हाइट के लिए भी AC बेस है। तो अगर मुझे ABC ट्रायंगल पे अगर आप देखोगे तो हाफ इंटू बेस कितना है अपना AC, और इसकी हाइट कितनी है, हाइट अपनी H1 है, ठीक है। प्लस में अगर मैं एरिया फाइंड करूँ ACD का, तो इसका बेस कितना है, हाफ इंटू बेस कितना है इसका AC, और इसकी हाइट कितनी है H2। तो आप अगर देख पा रहे होंगे यहाँ से हाफ भी कॉमन है दोनों में और AC भी कॉमन है दोनों में। तो यहाँ से अगर मैं इन दोनों को कॉमन लूँ तो हाफ इंटू AC और यहाँ पे H1 बच जाएगा और यहाँ पे H2 बच जाएगा। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो कि हमारे पास यहाँ पे ये चीज़ बच गई,
ये चीज़ हमारे साथ इसका मतलब एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला बन गया। कोई भी अगर आपके पास कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल आ जाए, अगर उसकी मेरे पास एक हाइट पता है, दोनों हाइट पता है, दो उसके साइड से अगर मैं करूँ और उसका एक डायगोनल पता है जो कि इन दोनों हाइट के लिए मेरा बेस होगा, तो मैं वहाँ पे हाफ इंटू बेस इंटू h1 प्लस h2 करके उसका एरिया निकाल सकता हूँ। जैसे इसी पर मैंने एक क्वेश्चन लिया है, आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को करोगे ना तब आपको और भी समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर क्या बोला है, सबसे पहले तो मैं इसका डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। इसका डायग्राम मैंने ड्रॉ कर दिया था, बस यहाँ पर इंक्लूड करना मैं भूल गया। फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी वेयर ए सी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, डी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड बी पी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। जैसे अपने पास कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है, सपोज मैंने एक क्वाड्रिलेटरल लिया ये, ठीक है, एक मैंने ये क्वाड्रिलेटरल लिया, ठीक है, और एक ये मैंने मतलब एक दूसरी साइड ये हो गई और अपनी तीसरी साइड ये हो गई और ये अपनी चौथी साइड हो गई, ठीक है। यहाँ पर इसका ये डायगोनल भी इसने दे रखा था। ये सवाल प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, ऐसे नहीं कि मैं अपनी तरफ से ले रहा हूँ बना के आपके कॉन्सेप्ट समझाने, नहीं, प्रीवियस ईयर में पूछा गया ये। तो ये अपने पास एक क्वाड्रिलेटरल आ गया ए बी सी, ठीक है, ये अपने पास क्या आ गया, क्वाड्रिलेटरल आ गया अपने पास ए बी सी। अगर मैं इसकी नेमिंग कर दूँ तो ए बी सी और डी, ये अपने पास क्या आ गया, क्वाड्रिलेटरल आ गया। सवाल में बोला क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन क्वाड्रिलेटरल वेयर ए सी इज 10 सेंटीमीटर। ये जो ए सी है इसकी लेंथ कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। डी ओ इज 3 सेंटीमीटर, डी ओ क्या है, डी ओ एक्चुअली में इसकी हाइट है जो मैं इस पे कर रहा हूँ। जैसे ये डी से लेके अगर मैं इस पे हाइट एक ड्रॉ करता हूँ ना, तो वो इसकी हाइट दे रखी है और इसका नाम दे दिया इसने डी ओ। ऐसे इसने दे रखा है बी पी, आप यहाँ पे देखो, तो अगर मैं यहाँ पे बी से लेके एक हाइट यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो यहाँ पर ये हो जाएगा बी पी। तो सवाल में इन्हीं की वैल्यू दे रखी है। अगर मैं यहाँ पे बी पी पॉइंट ले लेता हूँ, यहाँ पे ओ पॉइंट ले लेता हूँ, तो सवाल में इन्हीं की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे कि डी ओ की वैल्यू दे रखी है 3 सेंटीमीटर, डी ओ की वैल्यू दे रखी है 3 सेंटीमीटर और बी पी की वैल्यू दे रखी है 5 सेंटीमीटर। और मुझसे पूछ रखा है कि इस क्वाड्रिलेटरल अपने पास बन गया, इसका एरिया फाइंड करना है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो, अगर मुझे यहाँ पे इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है, कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी, तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ दो ट्रायंगल मेरे पास बन रहे हैं, एक तो अपने पास ए बी सी ट्रायंगल और एक अपने पास ए सी डी ट्रायंगल। तो मैं यहाँ पे ट्रायंगल फाइंड कर लूँगा ए बी सी का और फिर एरिया फाइंड कर लूँगा अपने ट्रायंगल ए सी डी का। तो यहाँ पर एरिया फाइंड कर लूँगा ट्रायंगल ए सी डी का और इन दोनों को सम कर दूंगा तो मेरे पास टोटल जो क्वाड्रिलेटरल है उसका मेरे पास एरिया आ जाएगा। अब इसका मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ, देखो हाइट भी दे रखा है, बेस भी अपने पास दे रखा है, बेस तो दोनों के लिए सेम है, दोनों के लिए कॉमन है बेस अपना ए सी, जिसकी लेंथ कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊँ ट्राइंगल ए बी सी में, तो हाफ इंटू बेस कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर और हाइट कितना दे रखा है 5 दे रखा है, ठीक है। और अगर मैं ट्राइंगल ए सी डी में देखूँ तो यहाँ पे हाइट कितना दे रखा है 3 दे रखा है और बेस कितना दे रखा है 10 दे रखा है। तो 50 का हाफ करूँ 25 और यहाँ पे 10 या 30, 30 का हाफ करूँ 15, तो यहाँ से 25 प्लस 15 मतलब 40 सेंटीमीटर स्क्वायर इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ गया। अपना ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आया तो इस वाले सवाल को करो। जैसे अपने पास कोई भी ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है जहाँ पर लेंथ उस डायगोनल का ए सी दे रखा है 24। अब आपको हर बार ये क्वाड्रिलेटरल बनाने की कोशिश नहीं करना है कि हर बार मैं इसको बनाऊँ, आपको मन में ही थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये तो दूसरा क्वेश्चन में तो मैं आपको बना के दिखा दे रहा हूँ। जैसे अपने पास एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी और सी और डी, तो यहाँ पर इस ए सी की वैल्यू दे रखी है 24 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ दे रखी है 24 सेंटीमीटर और सम दे रखा है बी और डी के डायगोनल का ए सी, मतलब यहाँ पे ऑन ए सी 10 सेंटीमीटर। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक करूँ, यहाँ पे एक हाइट ड्रॉ करूँ और यहाँ से लेके एक हाइट ड्रॉ करूँ, तो इन दोनों का सपोज ये एक्स है वाई है, इन दोनों का सम दे रखा है 10 सेंटीमीटर। और मेरा फॉर्मूला क्या था टोटल क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करने का, कि मैं यहाँ पे हाफ करूँगा और यहाँ पर ये भी जो भी अपना डायगोनल है, देखो यहाँ पर तो मैंने आपको पूरा ये रख के समझाया, लेकिन इससे पहले मैंने एक फॉर्मूला करवाया था जो कि डायरेक्ट करवाया था, जो कि क्या था हाफ इंटू एच इंटू नहीं बेस इंटू h1 प्लस में h2 करवाया था मैंने, यस। तो हाफ इंटू बेस इसका कितना है 10 सेंटीमीटर और यहाँ पे दोनों हाइट कितनी है 5 और 3, 5 3 8, तो 8। आप इसको डायरेक्ट फाइंड कर लो इस तरीके से। अगर मैं इसको तो 4 2 शाम 40, तो यहाँ पे 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। अपना ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे ही आप यहाँ पर भी फाइंड करो। जैसे अपने पास ये क्वाड्रिलेटरल है, अगर इसने मेरे को दे रखा है इन दोनों का सम, ये जो हाइट दे रखा है, ये जो हाइट दे रखा है, दोनों का हाइट दे रखा है, सम दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो और यहाँ पे बेस कितना दे रखा है 24 सेंटीमीटर, तो हाफ इंटू बेस, बेस कितना दे रखा है 24 और दोनों हाइट का सम भी दे रखा है 8, 8 नहीं 10 दे रखा है। तो मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूं, इसको डिवाइड कर दूं, हाफ से अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूं मतलब 2 से अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो 12 बार में जाएगा, 12 का 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 120 सेंटीमीटर। तो 120 सेंटीमीटर अपना ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये वाला सवाल करो, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है। इस बार देखो इसने एरिया दे रखा है पहले, द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल
336 मीटर स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। परपेंडिकुलर ड्रोन टू वन डायगनल फ्रॉम अपोजिट वर्टिसेस आर 16 एंड 12 मीटर। ये डायगनल दे रखा है, हमसे पूछा है कि उस डायगनल का लेंथ कितना है। जैसे अगर मैं आपके सामने ड्रॉ करके इमेजिन करवा के दिखाऊं तो ये अपने पास क्या है, एक स्केलन क्वाड्रिलेटरल है, और ये अपने पास क्या है, डायगनल है। इसने इस बार ये भी दे रखा है, हाइट दे रखा है, जो मैंने दोनों से यहाँ पे किया है, ठीक है, यहाँ से मैंने जो दोनों यहाँ से किया है, ठीक है। इसने इस बार टोटल क्वाड्रिलेटरल का एरिया दे रखा है जो कि 336 है। अब ये आया कैसे होगा, यही वाला फॉर्मूला लगा के हाफ इंटू बेस जो कि अपने पास डायगनल था, और इंटू में दोनों हाइट जो था, जो कि ये वाला और ये वाला दोनों हाइट का सम, जो कि ये दे रखा है भाई यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रोन टू वन डायगनल फ्रॉम द अपोजिट वर्टिसेस, जो कि 12 दे रखा है, 16 दे रखा है, मतलब एक की लेंथ दे रखी है 12 और एक की लेंथ दे रखी है 16। अगर मैं इन दोनों को प्लस करूँ, क्योंकि हाफ इंटू बेस इंटू H1 प्लस में H2, यही मेरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला था। तो यहाँ पर अगर मैं प्लस करूँ 12 और 16 28, तो मैं इसकी 28 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, कुल मिला के मेरे पास एक इक्वेशन आ गई। यहाँ से मैं D की वैल्यू फाइंड कर लूँगा। तो अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँ, D से जाएगा ये 14 बार में, या फिर ऐसे काट लो, 28 से ही काट लो आप डायरेक्ट, ठीक है। आप 28 से काट लो क्योंकि 28 बड़ा नंबर है थोड़ा 14 से, और ये भी अपना बड़ा नंबर, तो मुझे काटना है। तो 28 से कम 28, 28 दूनी 56, और 2 की अगर मैं यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूँ तो D की वैल्यू आ जाएगी 12 टू 24 सेंटीमीटर अपने डायगनल की लेंथ आ जाएगी, या 24 मीटर दे रखा है सारा यूनिट, तो मीटर में हो जाएगा 24 मीटर। अपना ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। इसी तरीके से आपको लगाना है, आपको कभी एरिया दे देगा, डायगनल पूछ देगा, कभी आपको डायगनल दे देगा, हाइट दे देगा, आपको एरिया पूछ लेगा। तो ये सारी चीज़ें बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, आप ये सारी चीज़ें कर लोगे। अब जैसे इस वाले सवाल को आप देखोगे ना, तो थोड़ा सा मैंने टिपिकल यहाँ पे करने की कोशिश करी है, और मैं आपको समझाऊंगा एकदम अच्छे से। जैसे यहाँ पे क्या दे रखा है, दो साइड्स दे रखे हैं ऊपर प्लॉट, जहाँ पर 32 और उसकी 24 मीटर दे रखा है, और एंगल बिटवीन देम इज परफेक्ट राइट एंगल। जैसे अगर मैंने आपके सामने एक ये जैसे लिया, अपने पास एक अपने पास क्वाड्रिलेटरल है ये, ठीक है, एक अपने पास क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, और ये उसकी चारों साइड्स हैं। इस तरीके से इसका कहीं फिगर बनेगा। अभी मैं आपको जब समझाऊंगा ना तब आपको और भी अच्छे समझ में आएगा, लेकिन अभी तो मैं इसकी फिगर बना रहा हूँ, तो बस आप समझते जाओ जैसे मैं आपके सामने समझा रहा हूँ। जैसे यहाँ पर क्या, दो साइड्स ऑफ अ प्लॉट 32 मीटर दे रखा है, 24 मीटर दे रखा है, और एंगल बिटवीन देम इज परफेक्ट राइट एंगल। मतलब दो साइड है मेरे पास, जिसकी एक लेंथ दे रखी है इसने 32 और दूसरी दे रखी है 24, और सवाल में इसने ये भी बोला है ये जो दोनों साइड्स है ना, इनके बीच का जो एंगल है ना, वो परफेक्ट एक राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री का एंगल है ये वाला, ठीक है। द अदर टू साइड्स आर 25 मीटर ईच, जो दोनों बाकी की जो साइड्स है ना वो 25 मीटर है, मतलब ये भी 25 मीटर है और अपने पास ये भी 25 मीटर है। अब इसने क्या फाइंड कर रखा, और ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, इसका मतलब ये अपना 90 डिग्री नहीं है, ये कोई भी अपना 90 डिग्री से छोटा है, या फिर 90 डिग्री से बड़ा, मतलब 90 डिग्री से छोटा नहीं है, 90 डिग्री से बड़ा है ये। व्हाट इज द एरिया ऑफ प्लॉट, अब मुझे इसका एरिया फाइंड करना है। मैंने क्या बताया था, किसी भी अगर आपको क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है तो आप सबसे पहले उसको दो ट्रायंगल में ब्रेक कर लो। तो अगर मैं यहाँ से इसका डायगोनल ड्रॉ कर दूँ तो ये दो ट्रायंगल में ब्रेक हो गया। अब मेरे पास दो ट्रायंगल आ गए, अगर मैं इनकी नेमिंग कर दूँ, ठीक है, अगर मैं इसकी नेमिंग कर दूँ A B C D, तो मेरे पास यहाँ पे दो ट्रायंगल आ गए, कौन कौन से, A B C, प्लस में कौन कौन सा आ गया, A C D, जो कि मिलके बनाते हैं मेरा क्वाड्रिलेटरल A B C D। तो अगर मैं इंडिविजुअली इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लूँ और इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लूँ, दोनों को सम कर दूँ, तो मेरे पास इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। अब मैं कैसे फाइंड करूँ, आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ पे ये साफ साफ 90 डिग्री है, इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए जो फॉर्मूला था मेरा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हर जगह तो वही चलेगा। तो यहाँ पे इसका जो एरिया निकाल सकता हूँ मैं, ADC का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा के निकाल सकता हूँ, जहाँ पर इसका मेरे को बेस भी दे रखा है और इसका मेरे को हाइट भी दे रखा है। तो यहाँ पर ये दोनों फॉर्मूला लगा के मैं इसका एरिया निकाल सकता हूँ अपने ट्रायंगल ACD का। तो हाफ इंटू बेस कितना दे रखा है, 32, और यहाँ पे 24 इसका हाइट दे रखा है। भाई ये अपनी परपेंडिकुलर साइड है, अब इसके सामने वाला हाइपोटेनियस है, और ये वाली चीज़ अपनी क्या है, ये अपना बेस हो जाएगा, ये अपना परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये अपने हाइपोटेन्यूस तो दे रखा है, तो अपना हाफ इंटू बेस इंटू हाइट मैंने लगा दिया। लेकिन ट्रायंगल ABC का एरिया मैं कैसे फाइंड करूँगा, यहाँ पर ये ट्रायंगल ABC का एरिया मैं कैसे फाइंड करूँगा, आप ये देखो, देखो इसका एरिया तो मैं इजीली फाइंड कर लूँगा क्योंकि ये अपना परफेक्ट राइट एंगल है। लेकिन जो अपना दूसरा वाला है ना, उसको मैं राइट एंगल बनाने की कोशिश करूँगा। तो उसके लिए अगर मैं एक राइट एंगल बनाने के लिए एक डायगोनल या फिर एक हाइट यहाँ पर खींच दूँ, डायगोनल तो नहीं कह सकते लेकिन हाँ, इस B पॉइंट से अगर मैं एक यहाँ पे हाइट खींच दूँ, देखो है बहुत ईजी ये,
समझने में अभी आपको लग रहा होगा कि इतना कितना कॉम्प्लेक्स है, सारे डायग्राम वगैरह मुझे बनाने पड़ रहे हैं। नहीं, आप सवाल को पढ़ोगे, जैसा जैसा सवाल में बस बोला वैसे वैसे आपको करते जाना है। सवाल बहुत ईजी है, कभी भी आप सवाल को मत समझो, अगर आप इसको भी हार्ड समझने लगे तो फिर तो हो गया काम। ठीक है, तो आसान है ये सारी चीज़ें। तो अगर मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है, अगर मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो अब मैं देखूंगा कि यहाँ पर मुझे एक राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा। राइट एंगल ट्रायंगल कैसे, जैसे अगर मैंने यहाँ पे ये ड्रॉ किया तो ये कहीं ना कहीं एक 90 डिग्री बनाएगा। अब एक चीज़ आप यहाँ पे देखो, जैसे अगर यहाँ पर ये 24 मीटर दे रखा है, जैसे ये 24 मीटर दे रखा है, ये 32 मीटर दे रखा है, अगर मैं इन दोनों का रेशो, भाई ये अपने पास क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो कहीं ना कहीं ये पाइथागोरस ट्रिपलेट फॉर्म कर रहा होगा। अगर मैं इसको देखूं, ऐसा जरूरी नहीं है कि राइट एंगल ट्रायंगल हर राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस ट्रिपलेट फॉर्म करेगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूं तो क्या पता अगर मुझे मिल जाए। अगर मैं इन दोनों का रेशो लूँ तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 8 या 24, 8 चौक 32, 3 4, और मुझे तो याद है 3 4 5 एक ट्रिपलेट मैंने ट्रायंगल में पूरा इसी के बारे में पढ़ा है। 3 4 5, इसका मतलब जो इसका हाइपोटेन्यूस हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। यहाँ पर ये 3 का 8 गुना था, यहाँ पर भी ये 4 का 8 गुना था, तो यहाँ पर भी ये 5 का 8 गुना हो जाएगा। अब जब मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये जो 8 पंजे 40 है, जो परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया, इस पूरे बेस को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, तो ये जो 40 था 20 इधर आ जाएगा और 20 इधर आ जाएगा। अब आप फोकस करो केवल और केवल इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल पे। ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल जो आपके सामने दिख रहा है ना, केवल आप इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल पे फोकस करोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा एक और ट्रिपलेट बनता हुआ। और वो कौन सा, जैसे अगर यहाँ पे 25 है, यहाँ पर 20 है, 20 25 का अगर रेशो लोगे आप तो देखो यहाँ पे 5 से जाएगा 4 बार में, 5 से जाएगा 5 बार में, तो 3 4 5 यही वाला ट्रिपलेट है। बस यहाँ पर ये जो थे 20 और 25, ये इनका 5 बार मल्टीप्लाई करके आ रहा था, इन सभी का 5 बार। इसका मतलब जो इसका परपेंडिकुलर होगा ना भाई, यहाँ पर ये 3 4 5 का ट्रिपलेट बन रहा है, ये 4 है, ये 5 है, इसका मतलब ये भी 3 रहा होगा, और सभी की 5 से मल्टीप्लाई करके आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो परपेंडिकुलर है यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा अपने पास, 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15। तो यहाँ से मुझे इसकी हाइट भी पता चल गई इस पूरे ट्रायंगल की, इस पूरे ट्रायंगल की, और बेस तो मेरे पास है ही ये 40। तो यहाँ से ये भी मैं फाइंड कर सकता हूँ, हाफ इंटू 40 इसका बेस है, और इसके पास कितना वो है हाइट, 15। तो यहाँ से अगर मैं इसको करूँ तो ये 20 बार में जाएगा, 15 दूनी 30 मतलब 300, और यहाँ पर अगर मैं इसको करूँ तो 16 से जाएगा 12 बार में, 12 थी 36 मतलब 360, और यहाँ पे 24 मतलब 384। तो दोनों ट्रायंगल का एरिया अगर मैं सम करूँगा कितना आएगा, 684 सेंटीमीटर। इस तरीके से मैंने अपने पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड कर लिया। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने भले ही समझाया आपको 7-8 मिनट में है, लेकिन जब आप इस सवाल को खुद से करोगे ना तो आपको इतना टाइम कभी नहीं लगने वाला। आप फटाफट डायग्राम बनाओगे, और ये चीज़ें जो आधी चीज़ें मैंने आपको समझाने के लिए लिखी हैं, ये सारी चीज़ें तो आप करोगे ही नहीं, ये सारी चीज़ें तो आपको करने की जरूरत ही नहीं है। केवल आप यहाँ पे जो भी समझोगे केवल फिगर से ही समझ लोगे, और डायरेक्ट अपना यहाँ पे फॉर्मूला में रख दोगे सारी वैल्यू, और यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज 15 सेंटीमीटर। देखो अब यहाँ से स्क्वायर स्टार्ट हो गया। अभी तक हम जो भी पढ़ रहे थे वो स्केलन क्वाड्रिलेटरल के बारे में था। अब यहाँ पे इसे क्वेश्चन करने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा स्क्वायर के बारे में। मैं जानता हूँ आप इस सवाल को तो कर लोगे, लेकिन इसका जो अगला सवाल है उसके लिए तो आपको फिर बेसिक की जरूरत पड़ेगी। तो आप क्यों ना सबसे पहले यहाँ पे स्क्वायर के बारे में समझो। भाई स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है, एक ऐसा स्पेशल क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी चारों साइड क्या होती है, बराबर होती है। जिसकी चारों साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अब हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं स्क्वायर के बारे में। तो स्क्वायर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं। अगर मैं यहाँ से एक ले लेता हूँ, अगर ये वाली साइड अगर ए है तो ये वाली साइड भी अपने पास ए होगी, ये वाली साइड भी अपने पास ए होगी, ये वाली साइड भी अपने पास ए होगी। इतना तो मुझे पता है, सबको पता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ इसका पेरीमीटर निकालना चाहूँ, अगर मैं इसका यहाँ से पेरीमीटर निकालना, भाई पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। तो जो इसकी चारों साइड से वो सभी बराबर है, तो 4 इंटू साइड में कर दूंगा तो 4a इसका क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा। और इसके एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अपना साइड इंटू साइड। वो क्या होता है अपने पास, साइड इंटू साइड। अब इसका दोनों साइड्स a इंटू ए हो जाएगा। भाई एक साइड ए दे रखा है, एक साइड ए दे रखा है, तो a इंटू ए मतलब ए स्क्वायर। तो ये दोनों चीज़ें तो आपको पहले से पता होगी कि पेरीमीटर अपना 4a होता है और एरिया जो होता है उसका ए स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ पे जो जानने लायक अभी जो असली चीज़ है ना वो मैं अब आपको बताऊंगा। जैसे आप यहाँ पे समझो, मैं एक बड़ा सा स्क्वायर यहाँ पे बनाता हूँ। ठीक है, ये अपने पास क्या है, एक बड़ा सा स्क्वायर है। अब इसका ना देखो, इसकी जो चारों एंगल्स होती हैं, जो इसके पास जो ये चारों एंगल्स होती है, ये 90 डिग्री होती है। ये भी 90 डिग्री होता है,
ये भी 90 डिग्री के बराबर होता है, ये भी 90 डिग्री के बराबर होता है, और ये भी 90 डिग्री के बराबर होता है। अगर मैं यहाँ से इसका एक डायगोनल खींचूं, डायगोनल मतलब जो उसके अपोजिट वर्टिसेस को जोड़े, तो अगर मैं यहाँ से एक डायगोनल खींचूं, डायगोनल मतलब उसके अपोजिट वर्टेक्स से एक लाइन खींचूं जो कि उसके अपोजिट वर्टेक्स को एक्चुअली में जोड़े, तो ये जो मेरे 90 डिग्री बन रहे हैं ना, ये जो मेरे 90 डिग्री बन रहे हैं उनको वो दो इक्वल पार्ट में तोड़ देगा। इसका मतलब यहाँ पर 45 एंगल बन जाएगा, यहाँ पर भी 45 डिग्री बन जाएगा, यहाँ पर भी 45 डिग्री बन जाएगा, और यहाँ पर भी 45 डिग्री बन जाएगा। आई बात समझ में? यहाँ तक तो आया समझ में? एक चीज़ आप और समझ लो, इसके जो दोनों डायगोनल्स होते हैं ना बराबर होते हैं। कैसे? अभी यहाँ जैसे आप समझो, जैसे ये अपने पास क्या था, ये 90 डिग्री था, ये 90 डिग्री था, ये भी 90 डिग्री है, और ये भी 90 डिग्री है। चारों जो साइड्स हैं वो भी अपने पास बराबर है, तो जो चारों एंगल हैं उसके जो सामने जो साइड होगी ना वो भी बराबर होगा। चारों एंगल के साइड के सामने, जैसे अगर मैंने यहाँ पे जैसे ये वाला जो था, ये वाला जो डायगोनल था, ये जो मैंने ये वाला जो डायगोनल बनाया यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इसके सामने है, इसके सामने, इस वाले एंगल के सामने, और इस वाले एंगल के सामने है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ से एक डायगोनल खींचूँ एकदम यहाँ पे, तो ये वाला भी तो इन दोनों के बराबर है, इसके बराबर है और इसके बराबर है। जैसे अगर आपको नहीं यहाँ पे दिखाई दे रहा तो आप यहाँ पे अच्छे समझो, जैसे जैसे ये क्या है, ये 90 डिग्री है और ये अपने पास 90 डिग्री है। इन दोनों 90 डिग्री के सामने एक डायगोनल था, ये वाला, ठीक है, और साइड्स भी बराबर ही हैं। ऐसी अगर आप इस वाले 90 डिग्री के बराबर देखोगे, इस वाले 90 डिग्री को, इस वाले 90 डिग्री को देखो, और फिर आप इस 90 डिग्री को देखना, इसके सामने जब मैं इस वाले डायगोनल को खींचूंगा तो ये भी तो इस डायगोनल के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि इसके जो साइड्स है चारों साइड्स बराबर है, तो साइड से तो मेरा फर्क नहीं पड़ेगा। एंगल से अगर फर्क पड़ता तो दोनों एंगल मेरे बराबर है, चारों एंगल बराबर है, तो जो चारों एंगल के सामने, जो दो दो एंगल के सामने एक एक डायगोनल बनेगा, वो डायगोनल भी मेरे बराबर होंगे। एक चीज़ आप यहाँ से और समझो, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, सब काम क्या चीज़ें हैं, अपने नोट्स में इंक्लूड करते रहना, ठीक है। एक चीज़ आप यहाँ पे और समझो, जैसे यहाँ पर मैंने देखा ये 45 डिग्री बन गया, ठीक है, यहाँ पर मैंने देखा ये 45 डिग्री बन गया, बिल्कुल, और यहाँ पर ये मैंने देखा ये 90 डिग्री बन गया, तो इसके डायगोनल की वैल्यू मैं यहाँ से इंक्लूड कर सकता हूँ। भाई मैंने आपको, जब मैंने आपको यहाँ पे ट्राइंगल पढ़ाया था, तब मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाया था, जैसे अगर अपने पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये अपने पास क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, और मैंने आपको क्या बताया था, अगर ये 45 है और ये 45 है और ये अपने पास क्या है 90 है, तब मैंने आपको एक रिलेशन बताया था, जैसे 45, 45 और 90, तो यहाँ पर मैंने एक रिलेशन बताया था, अगर 45 डिग्री के सामने 1 यूनिट का साइड है और ऐसे ही 45 डिग्री के सामने 1 यूनिट का है, तो जो 90 डिग्री के सामने होगा वो 2 यूनिट का होगा, √2 यूनिट का होगा पाइथागोरस थ्योरम से। तो अगर इसके साइड, इसके सामने a है और इसके सामने भी a है, तो ये क्या हो जाएगा, √2a पाइथागोरस थ्योरम से। आया समझ में यहाँ पे? भाई अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे समझो, भाई ये क्या अपने पास बेस है, ये क्या अपने पास परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनियस अगर निकालना है, जो कि हाइपोटेनियस ही है, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, यहाँ से अगर मैं हाइपोटेनियस निकालूँ √p² प्लस में b² हो जाएगा। परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, a², अगर मैं इसका परपेंडिकुलर स्क्वायर करूँ तो a² हो जाएगा, प्लस में b जो दे रखा है a² हो जाएगा, तो जब मैं सम करूँगा तो 2a² हो जाएगा, और जब मैं इसका अंडर रूट लूँगा, क्योंकि हाइपोटेनियस की वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ, हाइपोटेनियस के स्क्वायर का नहीं, तो यहाँ से a तो बाहर आ जाएगा, लेकिन √2 ऐसे ही रह जाएगा, तो √2a भी कह सकता हूँ या फिर a√2। तो यहाँ पर ये चीज़ क्या है, हाइपोटेनियस है। तो वही चीज़ आप यहाँ पे देखो, वही चीज़ आप यहाँ पे देखो, जो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये 90 डिग्री है, ये दोनों साइड्स के अपने पास 40 है, 45 है, ये भी अपने पास 45 है। अगर आप देखोगे 45 के सामने ये वाली साइड तो पूरी a है, क्योंकि चारों साइड्स इसके बराबर होती है। इस वाले 45 के सामने अगर आप देखोगे तो a है, इसका मतलब इसका ये जो डायगोनल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, √2a। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं अगली साइड पे ना, अगली स्लाइड पे एक बार और ये जो भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं एक बार और यहाँ पे सम अप कर देता हूँ। जैसे ये क्या है, अपने पास एक कोई भी स्क्वायर है, और अगर मैंने यहाँ पे एक इसकी डायगोनल खींची, सपोज़ एक इसकी डायगोनल खींची, ठीक है, और मैं जानता हूँ कि ये भी अपना 90 डिग्री के बराबर है, ये भी अपने 90 डिग्री के बराबर है, और जब मैंने डायगोनल खींचा तो ये अपने पास 45 डिग्री के बराबर हो गया, ये अपने पास 45 डिग्री हो गया। मैं ये भी जानता हूँ इसकी चारों साइड्स बराबर होती है, ये भी अपना a होता है, ये भी अपना a होता है, ये भी अपना a होता है। अगर ये a है, 45 डिग्री के सामने a है और 45 डिग्री के सामने a है, तो 90 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा, √2a।
तो डायगोनल का यहाँ से हमारा फॉर्मूला आता है किसी भी स्क्वायर का, अगर उसका साइड ए दे रखा है, अगर उसका साइड कितना दे रखा है, ए दे रखा है, तो उसका डायगोनल कितना हो जाएगा, √2a दे रखा है, ए √2a हो जाएगा। अगर उसका साइड 10 सेंटीमीटर हो जाएगा ना, तो उसका डायगोनल कितना आ जाएगा, 10√2 हो जाएगा। अगर उसका साइड 7 सेंटीमीटर दे रखा है, तो उसका डायगोनल कितना हो जाएगा, 7√2 हो जाएगा। आई बात समझ में, यहाँ से आई बात समझ में। अगर आपको डायगोनल दे रखा है, अगर आपको डायगोनल दे रखा है, तो आप उसका एरिया भी निकाल सकते हो। ये एक नई बात है आपके लिए। अगर उसका डायगोनल दे रखा है, अभी तक आप एरिया कैसे निकालते थे स्क्वायर का, साइड इनटू साइड करके, मतलब उसका साइड देना चाहिए। अगर उसका साइड नहीं दे रखा, डायगोनल दे रखा है, तो आप उसका एरिया निकाल सकते हो। अगर मेरे पास जैसे 7√2 दे रखा है, भाई 7√2, इसका मतलब इसकी साइड्स कितनी रही होगी, 7 रही होगी, 7 का स्क्वायर कर दूंगा, मेरे पास एरिया आ जाएगा। ये तो एक तरीका है। जैसे एक क्वेश्चन ही दे के मैं आपको समझाता हूँ, है ना। एक अगली स्लाइड लेते हैं और यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। जैसे अगर मैंने यहाँ पर किया एक स्क्वायर ड्रॉ किया, ठीक है, और इसका मैंने यहाँ पर एक डायगोनल दे दिया, इसका मैंने यहाँ पे एक डायगोनल दे दिया, ठीक है, और इसकी वैल्यू मैंने दे दी 7√2 है ये। तो आप इसका एरिया कैसे फाइंड करोगे, आप इसका एरिया फाइंड करो। मैंने यहाँ पे दो तरीके बताऊंगा। एक तो आपको तरीका बताऊंगा बेसिक से, जो मैंने अभी आपको बताया कि इसका डायगोनल कैसे आता है। दूसरा तरीका मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता दूंगा कि इसका फॉर्मूला क्या है डायरेक्ट निकालने का। अब आपको फिर समझने की जरूरत है, ना ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है कि अगर इसका डायगोनल ये है तो इसका एरिया क्या होगा। डायरेक्ट फॉर्मूला बता दूंगा कि इसका फॉर्मूला से आप कैसे, अगर डायगोनल दिया तो उसका एरिया कैसे फाइंड करोगे। भाई ये 7√2 कैसे आया, मैं जानता हूँ। अगर मेरे पास एक स्क्वायर है, ये ए है, ये ए है, तो उसका जो डायगोनल होगा वो √2a होगा। इसका मतलब ये √2 तो स्टैंडर्ड वाला है, ये √2 तो √2 की जगह आया है, लेकिन ए की जगह मेरा 7 आया। इसका मतलब इसका 7 साइड होगा, इसका 7। और एरिया निकालते कैसे हैं, साइड इंटू साइड, किसी भी स्क्वायर का एरिया निकालते हैं साइड इंटू साइड। तो मेरे पास साइड पता चल गई, 7 7 49, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा। तो ये मेरे पास रहा पहला तरीका। दूसरा तरीका, अगर आपको इसका एरिया फाइंड करना है तो वो है अपने पास फॉर्मूला d²/2। यहाँ पे जो d है वो क्या है, अपने पास डायगोनल है। जैसे अगर मैं इसको प्रूफ भी कराना चाहूँ, भाई हमने डायगोनल की वैल्यू क्या फाइंड करी थी, √2a, और इसका स्क्वायर कर रहे हैं हम यहाँ पे, और अपॉन में 2 भी कर रहे हैं। √2 का अगर मैं स्क्वायर करूँगा 2, क्योंकि √2 मल्टीप्लाई में √2 अपना 2 होता है, और a का स्क्वायर करूँगा a², और अपॉन में 2, देखो 2 से 2 कट गया, a² ही बचा है। इसका मतलब d²/2 को अगर मैं करूँगा तो a² आएगा लास्ट में। इसका मतलब d²/2 भी अपना एरिया निकालने का एक तरीका है। तो यहाँ पर देखो डायगोनल ही दे रखा है इसने खाली, और यहाँ से अगर मुझे डायरेक्टली एरिया निकालना है तो मैं क्या करूँगा, 7√2 का स्क्वायर करके उसको मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो 7 7 49, और √2 का स्क्वायर करूँगा तो 2, और 2 से अगर मैं डिवाइड करूँगा 2 से 2 चल जाएगा। यहाँ पे देखो 49 आया, तो यहाँ से मेरा भी एरिया 49 आया, और यहाँ से भी 49 आया। लेकिन यहाँ पर आपको दिमाग लगाने की जरूरत थी, यहाँ पे आपको डायगोनल दे रखा था, सीधा आपने बस इस वाले फॉर्मूले में पुट किया, और वहाँ से आपके पास एक एरिया आ गया जो कि दोनों में सेम है। तो यहाँ से अपने कॉपी में नोट्स बनाओ, है ना, और इस वाले चीज़ को आप अपने कॉपी में नोट कर लो कि एरिया अगर आपके पास डायगोनल दे रखा है तो d²/2 उसका एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ तक बात आई समझ में। अब आप चलते हैं क्वेश्चन पे सॉल्व करने। अब इस वाले सवाल को अब सॉल्व करो आप, ठीक है, इस वाले सवाल को अब सॉल्व करो। जैसे यहाँ पे क्या बोला है, लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर। जैसे मेरे पास एक कोई भी स्क्वायर है, मैंने अगर ये स्क्वायर ड्रॉ किया, हालांकि बार बार ड्रॉ करने की जरूरत है नहीं, लेकिन हाँ मज़ा आ रहा है मुझे इस शेप ड्रॉ करने में, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ। तो इसकी ईच साइड मतलब यहाँ पर भी 15 सेंटीमीटर है, ये भी अपने 15 सेंटीमीटर होगी। भाई स्क्वायर की चारों साइड्स बराबर होती हैं, 15 × 15 15 15। पेरीमीटर कैसे फाइंड करते हैं, सम ऑफ ऑल साइड, और डायरेक्ट याद कर लो 4a, तो 15 4 जा 60 हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तो पैरामीटर पूछा है तो सेंटीमीटर होगा केवल, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ द डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज 18.4 सेंटीमीटर देन द एरिया ऑफ द स्क्वायर। अगर यहाँ पे डायगोनल दे रखा है जो कि कितना दे रखा है 18.4, तो मुझे एरिया फाइंड करना है। अभी मैं आपको बता पा रहा हूँ, मैं आपको बता के आ रहा हूँ कि अगर डायगोनल दे रखा है तो उसका एरिया कैसे फाइंड करोगे, d²/2। तो यहाँ पे d की वैल्यू कितनी दे रखी है 18.4। अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ, स्क्वायर करने का मतलब उसकी 2 बार मल्टीप्लाई, और उसको d से डिवाइड करूँ 2 से, तो 2 से जाएगा ये कितने बार में 9.2 आ जाएगा। अगर मैं 18 की 9 से मल्टीप्लाई करूँ, है ना, तो आप यहाँ पे एक ऑप्शन में भी झलक मारो यार। अगर मैं 18 की 9 से मल्टीप्लाई करूँ तो 162 से तो ज़्यादा आएगा, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं आएगा क्यों, बिल्कुल डबल पहुँच जाएगा। ये भी नहीं आएगा, ना ही ये आएगा, ये तो बिल्कुल ही छोटा हो गया। एक ही बचा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप इसकी पूरी जान लगा के मल्टीप्लाई कर दो, 170 से ऊपर नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि 18 निम में ही 162 होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे करूँ 18.4 को मैं डिवाइड कर लूँ इस तरीके से,
18 प्लस में 0.4, और अगर मैं यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको मैं डिवाइड कर दूँ 9 प्लस में 0.2 से, तो 18 की आप 9 से मल्टीप्लाई करो, फिर 18 की 0.2 से, फिर 4 की 0.4 की 9 से मल्टीप्लाई करो, फिर इसके कुछ भी कह लो, जो बड़े बड़ी नंबर है मेरे पास, जो बड़े बड़े नंबर है वो 18 है और 9 है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 162 आ रहा है। अब इन दोनों की आपस में जो ये चारों आखिर के बच गए 0.2 0.4, इसकी इससे कितनी मल्टीप्लाई करो, ज़्यादा ज़्यादा कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ज़्यादा ज़्यादा 100 150 तो आएगा नहीं कि मेरा प्लस करके 324 आए। इसका मतलब 162 के आसपास जो मेरा करेक्ट होगा। और आंसर इतना दूर दूर दे रखा है, ऑप्शन इतना दूर दूर दे रखा है, तो मैं यहाँ पे ऑप्शन से कर लिया। अगर नहीं दिया रहता तो फिर वहाँ पे मुझे एक्यूरेट मल्टीप्लाई करनी पड़ती, फिर वहाँ तो मुझे मल्टीप्लाई करनी रहती, वहाँ पर फिर मेरा कोई रास्ता नहीं। यहाँ पे डेसिमल है तो मैं यहाँ पे मल्टीपल भी चेक नहीं कर सकता, ठीक है। तो एक्चुअली में मल्टीपल जब डेसिमल रहता है तो रुख बदल जाता है, तो यहाँ पर मैं फिर देखता डेसिमल में भी हमारे कई तरीके के होते हैं, मतलब मैं उसका चेक कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे 9.2 दे रखा है, यहाँ पे 18.4 दे रखा है, यहाँ पर मैं मल्टीपल चेक करता, देखो दोनों 4 के मल्टीपल है, फिर मैं उसकी यूनिट डिजिट वगैरह चेक करता, लेकिन यहाँ पे सबकी यूनिट डिजिट 4 से कट रही है, ये भी अपना 4 से कट रहा है, ये भी 4, फिर मैं इस तरीके से अलग अलग तरीके यहाँ पे ढूंढता। लेकिन यहाँ पर मेरा काम अप्रोक्सीमेशन से हो गया, ये बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज इतना, व्हाट इज द लेंथ ऑफ इस डायगनल। भाई यहाँ पे डायगनल मुझे यहाँ पे फाइंड करना है। देखो डायगनल और एरिया के बीच में एक ही रिलेशन जानता हूँ, जो एरिया अगर निकालना है, मुझे डायगनल दे रखा है तो मैं d²/2 करता हूँ, ये दोनों रिलेशन यहाँ पे काम आएगा। इस बार क्या इसने एरिया दे रखा है और मुझसे डायगनल पूछ रखा है, जो सवाल में दिया रहा है और जो पूछा रहा है उन दोनों में जो रिलेशन आपको पता है वही लिखा करो। तो यहाँ पर एरिया इसने कितना दे रखा है 7200 मीटर स्क्वायर, और डायगनल इसने पूछ रखा है तो d², जो नीचे 2 है ना वो उसको मैं यहाँ भेज दूंगा, क्योंकि मुझे d की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर ये d², अगर ये जो 2 है अगर यहाँ पे आएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अगर मैं 72 की 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 144, और यहाँ पे 00 एज इट इज़ आ जाएगा। 144 का मैं अंडर रूट जानता हूँ 12, और 2 जीरो है तो 1 जीरो लग जाएगा, स्क्वायर रूट लूँगा तो इसका मतलब डायगनल की वैल्यू कितनी आ गई 120 मीटर। अपना ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको एग्जाम में ये लिखने की जरूरत नहीं है, ना ही ये लिखने की जरूरत है, सीधा स्क्रीन पे यही करना है, 7200 इज इक्वल टू d²/2, बस यहीं से आधी चीज़ यहीं से समझ जाना है, मन में करते करते 120 अंडरटेक कर देना है। जब आप इस तरीके से करोगे उस दिन आप मानो कि आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। वरना अगर आप इस तरीके से पूरा चीज़ें लिखो तो आप ये समझो कि आप बोर्ड का पेपर की तैयारी करो, 10वीं और 12वीं की बोर्ड की पेपर तैयारी नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ पे 50 लाख बच्चा बैठता है, 50 लाख बच्चा तैयारी करता है। अगर 20 लाख उसमें से बैठते हैं तो 50 लाख बच्चा, मतलब फॉर्म तो भरते हैं ना 50 लाख बच्चे, 10 लाख बच्चे भले ही फार्म देते हैं, अटेंडेंस होती है, लेकिन जितने ज़्यादा बच्चे फार्म भरते हैं आप उतना ही ज़्यादा कॉम्पिटिशन समझो, उतने ही ज़्यादा बच्चे जागरूक हैं। अब जैसे इस सवाल में देखो, इस सवाल में इसने क्या बोला है, इफ़ द लेंथ ऑफ द डायगनल ऑफ द स्क्वायर इज इतना दे रखा है तो मुझे एरिया फाइंड करना है। भाई इस बार डायगनल का दे रखा है वैल्यू कितना, a प्लस में b दे रखा है, उसने एरिया बोल रखा है, एरिया कितना होता है अपना d²/2। अगर मुझे डायगनल दे रखा है, इसका मतलब इसका स्क्वायर करूंगा a प्लस में b का होल स्क्वायर, और उसका 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से डिवाइड कर दूंगा, है ना। तो यहाँ तो इसने पूरा रामायण कथा खोल के दे रखा है ना, यहाँ तो इसने पूरा खोल के दे रखा है। तो अगर मैं यहाँ पे इसका स्क्वायर निकालूँ तो क्या आएगा, a² प्लस में b² प्लस में 2ab आएगा, और ये 1/2 करने का मतलब इसकी 1/2 करना। तो आप यहाँ पे एक चीज़ देख पा रहे हो, है ना, ये वाला मेरा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देख पा रहे होंगे यहाँ पे a² प्लस में b², इसका तो मैं अंडर रूट कर नहीं सकता, 1/2 कर नहीं सकता, तो ये 1/2 इसके साथ ही लग जाएगा, और प्लस में ये 1/2 जब मैं इसका करूँगा तो ये 2 कट जाएगा, केवल a भी बच जाएगा। तो यहाँ पे यही वाला मेरा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से हमारा बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, द साइड ऑफ स्क्वायर 5 सेंटीमीटर दे रखा है, इफ द साइड इज डबल देन हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स एरिया ऑफ द स्क्वायर इंक्रीज। देखो यहाँ पर ना उसी कंसेप्ट का यूज़ होगा जो मैंने एक्चुअली में आपको ट्रायंगल पढ़ते पढ़ते बताया था। जैसे अपने पास क्या एक ट्रायंगल है, मैंने आपको यहाँ पे क्या चीज़ बताई थी, अगर अपना पेरीमीटर x गुना है तो उसका जो एरिया होगा वो x² गुना होगा। पेरीमीटर डिपेंड किस पे करता है, साइड पे। वही चीज़ आप यहाँ पे समझो, अगर यहाँ पे साइड को मैं अगर डबल कर देता हूँ, साइड को अगर मैं डबल कर देता हूँ तो उसका जो एरिया होगा ना, उसका जो एरिया होगा वो 4 गुना हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो अपना साइड होता है वो सेंटीमीटर वाली यूनिट होती है, और एरिया जो होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मुझे सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर पे आना है, मतलब 1 यूनिट से मुझे 2 यूनिट पे आना है, तो मुझे इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। इसका अगर साइड अगर डबल किया जा रहा है तो यहाँ पे एरिया उसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे साइड बोला जाता है कि साइड मेरे पास 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। या फिर आप ऐसे समझो, अगर मेरे पास उसका साइड 3 सेंटीमीटर, या फिर आप ऐसे समझो जैसे यहाँ पे साइड जो भी है मेरे पास, साइड जैसे अपने पास ए है और
मतलब इस वजह से आप ऐसे समझो, है ना, मैं कैसे समझाऊँ, जैसे इसका मैं ट्रिपल वाला समझाना चाहता हूँ आपको। जैसे अपने पास ये है, अगर मेरे पास पहले जो साइड था वो सपोज कुछ भी था 1 था, अब मैंने उसकी साइड 3 गुना कर दी है, तो जब अब उसका जो एरिया आएगा ना वो 9 गुना होगा। आई बात समझ में? अगर मैंने उसका साइड 3 गुना कर दिया है तो अब उसका जो एरिया आएगा वो उसका 3 का स्क्वायर आएगा। बस आप इतना समझ जाओ, अगर साइड को मैं जितना डबल करूंगा या फिर ट्रिपल करूंगा या फिर 4 गुना करूंगा, एरिया उसी का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर इसने बोला है साइड को मैं डबल कर रहा हूँ तो एरिया उसका कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो बच्चे को ये नहीं समझ में आ रहा कि ये कैसे हुआ है, वो आप ऐसे समझ जाओ, है ना, ये स्क्वायर बनाना था, रेक्टेंगल बन गया मेरे पास। ठीक है, अगर यहाँ पे इसने क्या बोला है 5 सेंटीमीटर उसका साइड दे रखा है, और अगर मैं इसका एरिया फाइंड करूँ, भाई एरिया क्या होता है ए स्क्वायर, तो अब ये 25 हो जाएगा। अगर मैं इस 5 की जगह डबल ले लूँ, इसका 10 ले लूँ, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। देखो 25 चौका 100, 4 गुना हो गया कि नहीं? तो अगर मैं इसकी साइड डबल करूँ तो इसका एरिया 4 गुना हो जाएगा। बस आप इतना, जो बच्चा ये समझ जाएगा वो यहाँ पे सॉल्व करके देखेगा ही नहीं। तो यहाँ पे समझो, आप ऐसे सवालों को डायरेक्ट उड़ाना सीखो। द एरिया ऑफ स्क्वायर इतना दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द साइड ऑफ स्क्वायर। यहाँ पे एरिया ये चीज़ दे रखी है और यहाँ पे मुझे साइड फाइंड करना है। भाई कोई भी अगर स्क्वायर है, उसका साइड, अगर उसका एरिया निकालना है मुझे, तो साइड का 2 गुना करता हूँ मैं, मतलब साइड का स्क्वायर करता हूँ मैं। तो यहाँ पर एक्चुअली भी ये जो आया होगा ना 4x² माइनस में 12x, ये कोई भी एक मेरे पास रहा होगा वेरिएबल या फिर कोई भी इक्वेशन, उसकी मैंने 2 बार मल्टीप्लाई करी तब जाके आया हुआ। इसका मतलब ये किसी भी चीज़ का एक स्क्वायर रहा होगा, और आप देख पा रहे होगे ये 2x प्लस में 3 का होल स्क्वायर है। बस नज़रों नज़रों में आप इस सवाल को कर दोगे। समझ में आया कैसे? भाई आप अगर यहाँ पे देख पा रहे हो तो ये 2x का होल स्क्वायर है, ये माइनस में 2ab है, 2a, और यहाँ पे ये b, और यहाँ पर ये क्या है 3 का स्क्वायर है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा है, तो कौन सा अपना करेक्ट है? 2x प्लस 3, ये ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका साइड क्या है 2x माइनस 3, 2x प्लस में 3, तभी तो 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 का स्क्वायर करूँगा तो ये पास आ गया अपने पास। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा। अगला सवाल भी देखो बिल्कुल ऐसी है, बस आपको ये स्क्वायर याद होना चाहिए। स्क्वायर आपको कहाँ तक याद होना चाहिए? 50 तक। क्यूब आपको यहाँ कहाँ तक याद होना चाहिए? 25 तक। पहाड़े आपको कहाँ तक याद होनी चाहिए? 30 तक। धीरे धीरे याद कर लो। अभी तक मैं मान के चलता हूँ आपको 30 तक स्क्वायर याद होंगे, 10 तक क्यूब याद होंगे और 20 तक आपको टेबल याद होंगे। अपनी प्रिपरेशन में आपको ये नहीं कहूँगा कि आप एक ही दिन बैठ के सारी चीज़ें याद कर लो, नहीं, धीरे 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 आप डेली एक एक रखो अपने शेड्यूल में, अपने टारगेट में, और धीरे धीरे आप 2-2 करके एक एक करके रिवीजन करते करते पूरे जो आपके जो जर्नी होने वाली है, कम से कम 6 महीने 1 साल तो होने वाली है, तो इस दौरान आप पूरा टेबल, पूरा स्क्वायर, क्यूब याद कर लो, काम तो आएगा ही आपके। ठीक है, जितना आपको याद रहेगा 50 तक अच्छे से, उतना ज़्यादा ही आपका काम आएगा। तो ये 2401 किसका स्क्वायर है? 49 का स्क्वायर है, और यहाँ पे x की पावर 4 दे रखी होगी, इसका मतलब x स्क्वायर रहा होगा। ये तो मैं समझ पा रहा हूँ 2ab है और ये 2 का स्क्वायर है, तो 49 का स्क्वायर प्लस में 2, ये इसी का होल स्क्वायर है। इसका मतलब मेरी साइड की लेंथ कितनी रही होगी? 49x² प्लस 2, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल सॉल्व करने वाले नहीं होते ये सब, सवाल वो होते हैं सॉल्व करने जहाँ पे सवाल को घुमाया गया है और थोड़ा बहुत वहाँ पे मेरे को लिखने की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सवाल में इस तरीके से दे रखा है, इनडायरेक्टली दे रखा है सारा डाटा, मुझे अब उस डाटा को अरेंज करना है, फिर उसके बाद मेरा जो एरिया आएगा, पेरीमीटर आएगा, फिर आंसर आएगा। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन ये तो डायरेक्ट दे रखा है, तो यहाँ पे आपको जरूरत नहीं है सॉल्व करने की। इस वाले सवाल को देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ़ द साइड ऑफ स्क्वायर एंड इट्स एरिया आर इन द रेशो 1:14। भाई साइड मतलब जैसे यहाँ पे देखो, जैसे कोई भी अपने पास एक स्क्वायर है, उसके साइड का रेशो उसके एरिया के स्क्वायर से दे रखा है, मतलब एरिया के स्क्वायर से नहीं, उसके एरिया से दे रखा है। जैसे साइड अगर अपने पास एस है तो उसका एरिया क्या होता है? एस स्क्वायर, साइड इंटू साइड। तो यहाँ पर साइड का रेशो उसके एरिया से दे रखा है एस के स्क्वायर से, और उसका रेशो दे कितना दे रखा है? 1/14। तो यहाँ से एस से तो एस कट ही जाएगा, इसका मतलब 1/s कितना आ गया? 1/14। इसका मतलब एस की वैल्यू कितनी आ गई? 14। इसका मतलब उसका साइड कितना आ गया? 14 आ गया। मुझे उसका पेरीमीटर पूछा है, पेरीमीटर क्या होता है? 4 इंटू साइड, मतलब इसकी मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 56 यूनिट। अपना ऑप्शन नंबर सी यहाँ से हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है इसने, द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर आर इन द रेशो 16:9, द रेशो ऑफ देयर पेरीमीटर। क्या पूछा यार इसने? यहाँ पे एरिया दे रखा है, मैं जानता हूँ अगर मेरा एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है तो पेरीमीटर किस में होता है? पेरीमीटर की यूनिट सेंटीमीटर होती है। अगर मुझे 2 यूनिट से 1 पे जाना है तो मुझे अंडर रूट लेना पड़ेगा। इसका मतलब 16:9 मेरा एरिया का रेशो दे रखा है। अगर मुझे यहाँ पे पेरीमीटर फाइंड करना है तो मैं इसका अंडर रूट लूँगा। यहाँ पे इसके साइड का रेशो आएगा, जो आएगा वो इसके एरिया का रेशो नहीं आएगा, क्योंकि एरिया जो होता है ना वो साइड इंटू साइड होता है।
एरिया जो होता है वो साइड इंटू साइड होता है। अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लूँ तो एक साइड बाहर आ जाएगा। अब इसकी मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ तब जाके मेरे पास पेरीमीटर आएगा। तो यहाँ से जो भी आएगा मेरे पास साइड का रेशो आएगा, तो 4:9 हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा। अब इन सभी की मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास पेरीमीटर का रेशो आ जाएगा 4 चौक 16, 4 तिया 12, तो 16:12 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हालांकि इसने बोला रेशो तो अपना 4:3 ही आना चाहिए यहाँ पे, लेकिन इसने पूरा पेरीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में 4:3 नहीं दे रखा, 4:3 अगर यहाँ पे फाइंड करोगे तो केवल इसी का बन रहा है 4:3, तो अपना ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है। अगला सवाल अगर आप देखोगे ध्यान से, द विड्थ ऑफ द पाथ अराउंड अ स्क्वायर फील्ड इज 4.5 मीटर एंड इट्स एरिया इज 105.75 स्क्वायर मीटर। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द पाथ एट द रेट ऑफ 100 रुपये पर मीटर। जैसे यहाँ पर 2 स्क्वायर है, ठीक है, 2 स्क्वायर भी किस तरीके से, जैसे अपने पास एक ये स्क्वायर है और इसी के चारों तरफ एक पाथ है, इसी के चारों तरफ एक पाथ है। ठीक है, और सवाल में जैसे आप यहाँ पे सवाल को समझो, पहले आप सवाल को समझो उसके बाद आप इसको सॉल्व करना वीडियो को पॉज करके। जैसे यहाँ पे विड्थ दे रखा है पाथ का, मतलब ये वाली जो चीज़ है ना, ये अपने पास क्या है, पाथ है। ठीक है, और सवाल में इसी की जो दे रखी है विड्थ कितनी दे रखी है, 4.5 मीटर, इसकी विड्थ दे रखी है 4.5 मीटर, और ये जो अंदर है ना, ये वाली जो चीज़ है, इसकी साइड कितनी दे रखी है, इसकी मैं मान के चलता हूँ ए रहा होगा। ठीक है, एंड इट्स एरिया इज 105। एक्चुअली में जो 4.5 मीटर है ना, ये पाथ का है, पाथ का क्या है, विड्थ है। ये वाली जो चीज़ है ये 4.5 मीटर है, और ये वाली जो चीज़ है ये 4.5 मीटर है, और ये जो स्क्वायर ये जो एरिया दे रखा है वो किसका दे रखा है, इस पूरे पाथ का दे रखा है। ठीक है, मुझे यहाँ पे फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द पाथ, मतलब मुझे इसके पूरा जो ये पाथ दे रखा है उसका पेरीमीटर फाइंड करना पड़ेगा। फेंसिंग द पाथ मतलब उसके पाथ पे मुझे फेंसिंग करनी है, मतलब मुझे कोई कुछ भी चीज़ लगानी है, बाड़ लगाने का मतलब जैसे कोई मुझे रस्सी वगैरह लगानी है तो मुझे उसका पेरीमीटर चाहिए, उसके चारों साइड्स का जो उसका बाउंड्री का लेंथ है वो कितना है, मैं फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे पेरीमीटर फाइंड करना है। सबसे पहले तो आप इसकी साइड फाइंड करो भाई, पेरीमीटर के लिए मुझे क्या चाहिए होता है, 4 इंटू साइड। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले यहाँ पे साइड फाइंड करूँगा कि आखिर इसकी साइड क्या है, तो इसकी जो भी साइड रहेगी वो मैं फाइंड करूँगा। तो अगर मेरे पास इसका एरिया दे रखा है, इसका क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है, ये अपने पास जो बड़ा वाला स्क्वायर है उसका एरिया दे रखा है, मुझे छोटे वाले स्क्वायर का मैं निकाल लूँगा ए स्क्वायर करके। तो मेरे पास जो बड़ा वाला है उसका साइड कितना है, देखो अपने पास यहाँ से लेके, इस सवाल को समझो, छोटा सवाल नहीं है ये, आसान सवाल नहीं है, आसान सवाल है लेकिन आप बस एक बार समझ जाओ। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये ए है, और ये वाली चीज़ अगर मैं लेंथ देखूँ 4.5 ये है, और ये वाली 4.5 है। इसका मतलब ये जो बड़ा वाला स्क्वायर है इसकी पूरी लेंथ कितनी हो गई, ए प्लस में 4.5 इधर, 4.5 इधर, 9 हो जाएगी। इसका मतलब बड़े वाले स्क्वायर का अगर मैं एरिया निकालूं तो ए प्लस में 9 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि साइड इंटू साइड या फिर जो भी मेरे पास साइड दे रखा है उसका स्क्वायर कर दूंगा तो एरिया आ जाएगा। और अगर मैं छोटे वाले जो स्क्वायर दे रखा है उसका एरिया माइनस कर दूँ तो मेरे पास जो एरिया आ जाएगा वो अब किसका आ जाएगा, इस वाले का आ जाएगा। ठीक है, और वो दे भी कितना रखा है, 105। मतलब अगर मैं बड़े वाले स्क्वायर में से छोटे वाले एरिया घटा दूँ तो 105 सेंटीमीटर, 105.75 स्क्वायर मीटर दे रखा है, क्योंकि केवल बड़े वाले जो पाथ है ना मेरे पास केवल उसका एरिया दे रखा है। तो अगर मैं बड़े वाले स्क्वायर में से छोटे वाले एरिया को माइनस कर दूँ तो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा, 105.75। यहाँ से मैं ए की वैल्यू निकाल लूँगा और मैं अपना मेरा आंसर सॉल्व हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। अलजेब्रा आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, इतना तो पढ़ा ही होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, या तो आप इसको पूरा सॉल्व कर लो फिर उसमें से ए माइनस करके फिर वहाँ से निकालो, लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्ट देख पा रहा हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, जहाँ पे जिसका फॉर्मूला मैं जानता हूँ ए प्लस में बी, ए माइनस में बी। तो अगर ये ए है, अगर ये पूरा ए है और ये बी है तो ए प्लस बी कितना होगा, 9 हो जाएगा। और उसकी मल्टीप्लाई ए माइनस बी करूँ, ये माइनस का है। ठीक है, अगर मैं ए माइनस बी करूँ तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये माइनस का नहीं है, ये माइनस एक्चुअली फॉर्मूले का माइनस है, तो ए प्लस ए हो जाएगा। तो ए प्लस में ए करूँ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा और प्लस में 9 हो जाएगा। और ये बराबर में कितना दे रखा है, 105.75। ठीक है, 9 से जाएगा, 9 से कितने बार में जाएगा, 9 से जाएगा 11 बार में। ठीक है, फिर यहाँ पे 67 बच जाएगा, 9 7 जो 63, 9 5 जो 45। समझ में आया इसको कैसे मैंने फॉर्मूले में रखा भाई। ए प्लस बी करूँगा अगर मैं तो ए प्लस ए, 2a प्लस में 9 हो गया, और ए माइनस बी करूँगा तो ए से ए कट गया, केवल 9 बचा, तो ये 9 से मैंने काट दिया, 11.75 आया। और ये 2a प्लस में 9 की वैल्यू आई है, अगर ये 9 को मैं उधर भेजूंगा तो 2a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.75।
बस इतना ही रहने दो। मुझे एक्चुअली फाइंड क्या करना है, मुझे इसका पेरीमीटर फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ पे पेरीमीटर, जब यहाँ पे कोस्ट ऑफ फेंसिंग पूछा है ना, कोस्ट ऑफ फेंसिंग मतलब वो जो पूरा पाथ है उसका पेरीमीटर फाइंड करूंगा ना। कोस्ट ऑफ फेंसिंग मतलब जो जो उसका चारों तरफ है, मुझे उसके चारों तरफ जैसे कोई भी रस्सी वगैरह लगाना है या फिर तार वगैरह लगाना है या फिर बाउंड्री वगैरह लगाना है, तो मैं इसका पेरीमीटर तो फाइंड करूंगा, एरिया तो फाइंड नहीं करूंगा। एरिया क्या होता है, उस जितना उसने स्पेस घेरा है। पेरीमीटर क्या होता है, जिसकी जितनी उसकी चारों बाउंड्री की लेंथ है। तो मैं यहाँ पे चारों उसका एरिया फाइंड, वो पेरीमीटर फाइंड करूंगा। तो एरिया पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का, 4 इंटू साइड। अगर यहाँ पे 2a पहले से दे रखा है, तो अगर मैं इसकी 2 से और मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास 4a आ जाएगा, मतलब पेरीमीटर आ जाएगा। तो मैं इसकी 2 से और मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास पूरा पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, पूरे पेरीमीटर को अगर मैं 100 रुपये से डिवाइड कर दूँ, मल्टीप्लाई कर दूँ, क्योंकि यहाँ पे 1 मीटर का 100 रुपये है, तो अगर मैं पूरा पेरीमीटर जो भी आएगा मेरे पास उस पाथ का, उसको अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास पता चल जाएगा जो पूरा पाथ है उसका कितना कॉस्ट आएगा। तो ये आया अपने पास पूरा पेरीमीटर। 4a की वैल्यू अगर मैं इसकी 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास पता चल जाएगा टोटल कितना कॉस्ट आएगा उस पूरे पाथ को फेंसिंग करने का। तो देखो 2 डेसिमल हट जाएगा अपना 100 से। ठीक है, अगर आप इसको 200 प्लस 75 भी मानो तो 200 प्लस 200 गुना 2 मतलब 400 और 75 गुना 2 मतलब 150। तो 400 प्लस 150 मतलब 550 रुपये मेरा टोटल खर्चा आएगा उस टोटल पाथ को फेंसिंग करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है इसने, द डायगनल ऑफ द स्क्वायर इज इतना, फाइंड द डायगनल ऑफ अनदर स्क्वायर हुच एरिया इज ट्रिपल दैट द फर्स्ट स्क्वायर। यहाँ पर देखो बड़ा अच्छा सवाल है भाई। यहाँ पर इसने क्या बोला है, मुझे इस बार डायगनल पूछा है। एक बात आप बताओ, अगर एरिया जो होता है हम सेंटीमीटर स्क्वायर में नापते हैं, ठीक है, और अपना जो डायगनल है हम सेंटीमीटर में नापते हैं, ठीक है, अगर इसका जो एरिया है वो 3 गुना दे रखा है तो डायगनल कितना होगा, √3 गुना होगा। इसका स्क्वायर अगर मुझे सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर में जाना है तो मुझे अंडर रूट लेना पड़ेगा। इसका जब मैं अंडर रूट लूँगा तो √3 हो जाएगा। डायगनल यहाँ पर क्या हो जाएगा, डायगनल केवल और केवल जो जैसे यहाँ पर जैसे एरिया पहले 3 गुना था तो उसका डायगनल √3 गुना हो जाएगा। अगर इस वाले का जो सबसे पहले एरिया था उसका अगर डायगनल 8√3 है और जब मैंने उसका एरिया 3 गुना कर दिया, 8√2 दे रखा है सवाल में, तो अगर मैंने उसका एरिया 3 गुना कर दिया तो उसका जो डायगनल हो जाएगा वो √3 गुना हो जाएगा। मतलब जो अपने पास पहले डायगनल था, पहले वाला स्क्वायर, अगर मैंने उसका एरिया 3 गुना कर दिया तो अब उसका जो डायगनल हो जाएगा वो √3 गुना हो जाएगा। इसका मतलब 8√2 दे रखा है, उसकी मैं √3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 8√6 हो जाएगा मेरे पास। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 8√6। अपना ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये सवाल। आप यहाँ पे समझो ये बेस्ट मेथड है, बेस्ट अप्रोच है। भले ही यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लग जाएगा आपका, लेकिन समझ में अगर आ गया ना तो आपका सवाल चुटकियों में हो जाएगा, बगल वाले से आप एकदम 100 की स्पीड से आगे जाओगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और कंपटीशन में यही होता है कि हम बगल वाले से कितना आगे हैं, जो जितना आगे उसको उतनी अच्छी नौकरी मिलेगी, उसको उतनी अच्छी उसकी रैंक आएगी, जहाँ चाहेगा वहाँ उसकी नौकरी लगेगी। ऐसी है जैसे अगर आप इस सवाल को बनाओगे, द डायगनल ऑफ स्क्वायर a प्लस में b is units, what is the area in a square unit of the square drawn on the diagonal of the square b whose area is twice the area। जो अपना पिछला वाला सवाल था ना, बिल्कुल ऐसा ही सेम है, डिट्टो सवाल है, डिट्टो सवाल है। बस इस बार भी आपको डायगनल फाइंड करना है और डायगनल से आप एरिया का रिलेशन जानते ही हो क्या होता है। जैसे यहाँ पर अगर आप देख पाओगे, यहाँ पर मैं जानता हूँ, यहाँ पर इसने देखा है डायगनल दे रखा है, ठीक है, यहाँ पर इसने पहले मेरे को डायगनल दे रखा है, और भाई यहाँ पर जैसे एक स्क्वायर दे रखा है और 2 स्क्वायर दे रखा है, दूसरा स्क्वायर दे रखा है, इसका जो भी एरिया रहा होगा और इसका जो भी एरिया रहा होगा, अगर मैं एरिया को 2 गुना करता हूँ, यहाँ पे बोला ना उसका एरिया ट्वाइस है, अगर मैं एरिया को 2 गुना करता हूँ तो उसका जो डायगनल हो जाएगा वो √2 गुना हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एरिया को हम नापते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में, डायगनल को हम नापते हैं सेंटीमीटर में। तो अगर इसका एरिया 2 गुना है तो उसका जो डायगनल हो जाएगा √2 गुना हो जाएगा। तो अगर मेरे पास जो डायगनल था वो पहले a प्लस बी था, वो पहले कितना था, a प्लस बी था, यहाँ पे a प्लस बी था, तो अब उसका जो डायगनल हो जाएगा वो √2 a प्लस में बी हो जाएगा। यहाँ तक आई आपके समझ में? ठीक है, यहाँ तक अब आपको समझ में आई होगी। अब मैं आपके सामने एक फिगर ड्रॉ करता हूँ जो कि इस सवाल के हिसाब से होगा। मैंने आपको पहले फिगर ड्रॉ करके क्यों नहीं दिखाया? अगर आपको मैं पहले फिगर ड्रॉ करता तो आप ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते, क्योंकि अभी आपने वो कंसेप्ट पढ़ा नहीं है। कंसेप्ट क्या, वो फिगर के बारे में आप थोड़ा सा हो जाते हिचकिच, लेकिन ये वाला कंसेप्ट मैं आपको अभी भी समझाते आ रहा हूँ। जो इससे पहले वाला क्लास क्वेश्चन था, जो इससे मैंने इजी लिया था, जहाँ पर केवल डायगोनल फाइंड करना था, वहाँ पे आपने समझ लिया कि किस तरीके से यहाँ पे रिलेशन बनेगा। अब मैं इसका फिगर यहाँ पे डाउनलोड करता हूँ, यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। जैसे ये क्या अपने पास स्क्वायर है, सवाल में बोला है एक अपने पास स्क्वायर है सपोज ए, उसका जो डायगोनल दे रखा है वो a प्लस बी दे रखा है, उसका जो डायगोनल दे रखा है वो कितना दे रखा है, a प्लस बी दे रखा है। और इसी डायगोनल को मान के मैं दूसरा एक स्क्वायर यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, आप इसको स्क्वायर ही मानो, ठीक है।
है ना, भले ही लग नहीं रहा होगा लेकिन हाँ, आप इसको स्क्वायर ही मानो क्योंकि थोड़ा नीचे ही चला गया ये, तो आप इसको स्क्वायर मानो। सवाल में ये बोला अगर मेरा पास पहले पहले मेरे पास अगर a प्लस बी था, अब मैंने उसका एरिया अगर 2 गुना कर दिया, अब अगर मैंने उसका एरिया 2 गुना कर दिया तो अब ये जो डायगोनल था वो √2 गुना हो जाएगा। अब ये जो डायगोनल था वो √2 गुना हो जाएगा। इसका मतलब पहले जो a प्लस बी डायगोनल था अब वो उसका √2 गुना हो जाएगा। और ये यहाँ पर ये पहले वाला स्क्वायर दे रखा था, मुझे दूसरे स्क्वायर का एरिया इसने बोला है फाइंड करने के लिए। तो अब ये जो डायगोनल है ना इस वाले स्क्वायर का, वो एक्चुअली में इस वाले स्क्वायर का साइड का काम करेगा। आई बात समझ में? ये वाला जो अब अपना साइड है एक्चुअली में जो डायगोनल है इस वाले स्क्वायर का, इस वाले स्क्वायर के लिए तो साइड ही है वो। तो अब मुझे यहाँ पे अगर इस वाले स्क्वायर का साइड फाइंड करना, एरिया फाइंड करना है, तो एरिया का फॉर्मूला मैं जानता हूँ साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। अब साइड तो मेरे पास आ गया जो कि मेरे पास इसका डायगोनल है √2 a प्लस में b, इसका ही मैं स्क्वायर कर दूंगा तो √2 का स्क्वायर 2 और a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो √2 मतलब √2 का स्क्वायर 2 और a प्लस बी का स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास आ गया 2 इंटू a प्लस बी का होल स्क्वायर। अपना ऑप्शन नंबर ए यहाँ से हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये अच्छे से। अगले सवाल पे चलते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर की किताब में देखोगे ना तो यहाँ पे पता नहीं फतेरे तरह के फॉर्मूले लगा रखे हैं फिर उसको सॉल्व कर रखा है, लेकिन यहाँ पर अगर मैंने आपको समझाया और आपने समझ लिया तो आप ऐसे कितने भी सवाल आ जाएंगे चुटकियों में कर दोगे। आपको ना ही फिगर बनाने की जरूरत है ना ही समझने की जरूरत है कि यहाँ पर मैं कैसे करूँ कैसे नहीं, अनुमान लगाने की जरूरत है, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखो, द एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ बिगेस्ट सर्कल दैट कुड बी ड्रोन इन अ स्क्वायर ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर। जैसे अपने पास कोई भी एक स्क्वायर है, सपोज ये क्या अपने पास एक स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ पे इसने क्या बोला है, अगर मुझे इसमें बिगेस्ट सर्कल ड्रॉ करना है, अगर मुझे इसको बिगेस्ट सर्कल, भाई एक सर्कल तो ये भी है, एक सर्कल ये भी है, एक सर्कल ये भी है, लेकिन अगर मुझे बिगेस्ट सर्कल ड्रॉ करना है तो वो कहीं ना कहीं वो इस तरीके से टच करके जाएगा, कहीं ना कहीं वो यही है अपने पास बिगेस्ट सर्कल, ठीक है। भले ही यहाँ पे बन नहीं पा रहा सही से, लेकिन आप यही समझो जो बिगेस्ट जो मैक्सिमम रेडियस का सर्कल होगा वो इसके चारों एजेस को जोड़ेगा, चारों एजेस से कनेक्ट हो जाएगा। ये अपने पास मैक्सिमम सर्कल है जो मैं किसी भी स्क्वायर में बना सकता हूँ। ये जो 18 सेंटीमीटर ये साइड है, ये जो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर का साइड है, अब एक्चुअली में ये जो सर्कल है इसका यहाँ तक रेडियस होता है, यहाँ तक भी अगर मैं कनेक्ट कर दूँ तो रेडियस है, इसका मतलब ये पूरा इसका डायमीटर है। और ये जो डायमीटर ये देख कितना बराबर दे रखा है, 18 सेंटीमीटर दे रखा है ना, ये पूरा यहाँ पे ये साइड के बराबर ही तो है, ये जो पूरा दे रखा है साइड के बराबर ही हो जाएगा इसका डायमीटर। तो इसका मतलब इसका डायमीटर कितना दे रखा है, 18 सेंटीमीटर। मुझे इसने पूछा है एरिया क्या होगा। भाई सर्कल का एरिया तो जानते हो ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, पाई आर स्क्वायर, इतना भी नहीं जानते, पाई आर स्क्वायर होती है। या फिर ये भी मेरे पीछे छूट रखा है कि जब मैं पढ़ाऊंगा तभी आपको सर्कल का एरिया याद होगा, आई होप आपको पता होगा। तो यहाँ से अगर डायमीटर, मतलब डायमीटर अगर मेरे पास 18 है और रेडियस क्या होता है डायमीटर का आधा, मतलब अगर रेडियस मेरा पूरा यहाँ तक है ना, जैसे रेडियस क्या होता है यहाँ से लेके एकदम सेंटर तक, ये मेरे पास 9 सेंटीमीटर रहेगा और यहाँ पर ये भी एक रेडियस है तो 9 सेंटीमीटर रहेगा। तो रेडियस अपना केवल आधा होता है, मतलब यहाँ से लेके डायमीटर का आधा होता है, मतलब अपने जो सर्कल है उसके पॉइंट से लेके अपने सेंटर तक, तो 9 सेंटीमीटर का रेडियस हो जाएगा जिसको हम त्वचा बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 9 सेंटीमीटर। और इसमें मैं फॉर्मूले में लगा दूंगा तो यहाँ से मेरे पास सर्कल का एरिया आ जाएगा, पाई का पाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी आंसर है वो पाई के फॉर्म में दे रखे हैं। और रेडियस मेरे पास 9 आ गया, 9 9 जो 81 पाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपना ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अ ट्राइंगल हैज अ साइड 25, 39 एंड 34 यूनिट इफ द एरिया ऑफ स्क्वायर एक्सीड्स द एरिया ऑफ ट्राइंगल बाई 21 यूनिट। भाई यहाँ पे क्या बोला है, जो मेरे पास स्क्वायर का यूनिट है, जो मेरे पास स्क्वायर का एरिया है, जो मेरे पास स्क्वायर का एरिया है वो एक्सीड करता है, मतलब वो ज़्यादा है एरिया ऑफ ट्राइंगल से, कितना, 21 यूनिट। तो मुझे यहाँ पे फाइंड करना है साइड ऑफ स्क्वायर। साइड ऑफ स्क्वायर फाइंड करने के लिए मुझे सबसे पहले एरिया फाइंड करना पड़ेगा कि स्क्वायर का एरिया कितना है। स्क्वायर का एरिया का अगर मैं अंडर रूट ले लूँगा तो वहाँ से मुझे पता चल जाएगा साइड का स्क्वायर कितना है, स्क्वायर का साइड कितना है। तो यहाँ पे मुझे फाइंड करना पड़ेगा कुल मिला के एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड करूँगा, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसकी तीनों साइड ऊट पटांग सी दे रखी है। अगर ये अपने पास क्या है, स्क्वायर है, ये अपने पास क्या है, ट्राइंगल है, स्क्वायर नहीं है अपने पास क्या है, ट्राइंगल है। और अगर आप क्वेश्चन में देखोगे यहाँ पे तो इसकी तीनों साइड्स क्या दे रखी है, 25, 39 और 34। एक अगर पास 25 है, एक अपने पास 39 है और एक अपने पास 34 है। कहीं से भी मुझे नज़र नहीं आ रहा कि ये क्वाड्रेट वो बन सकता है, अपना पाइथागोरस थ्योरम बन सकता है या फिर राइट एंगल ट्रायंगल बन सकता है। तो मेरे पास एक और फॉर्मूला तो है, हीरोन्स फॉर्मूला। तो यहाँ से मैं इसका एरिया निकाल सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे एस की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ, एस की वैल्यू क्या होती है, पूरे पेरीमीटर का आधा।
तो अगर मैं इस ट्राइंगल का पेरीमीटर फाइंड करूं तो कैसे फाइंड करूंगा भाई, 39 और 34 को अगर मैं प्लस करूं तो कितना आएगा 73, 73 में अगर ये जोड़ूं तो 75, और 75 में 73, 78 और 78 में अगर मैं और जोड़ दूं दो, मतलब 98, तो 98 क्या हो जाएगा, इसका पेरीमीटर हो जाएगा। और अगर मैं उसका आधा कर दूं तो यहाँ पे सेमी पेरीमीटर आ जाएगा, जो कि कितना आ जाएगा 49। मेरे पास हीरोन्स फॉर्मूला क्या था, हीरोन्स फॉर्मूला मेरा कहता है s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, और यहाँ पर s माइनस सी। यहाँ पे s की वैल्यू कितनी आई है 49, तो यहाँ पे मैं 49 रख दूंगा। एक को मैं मान लेता हूँ a b और इसको मैं मान लेता हूँ c, तो s माइनस ए करूँगा, मतलब अगर मैं 49 में से 25 घटाऊंगा तो 24 आएगा, बिल्कुल आएगा। s माइनस बी अगर मैं करूँ 49 में से 39 घटाऊंगा तो 10 आएगा, और 49 में से अगर मैं यहाँ पे 34 घटाऊंगा तो 9 6 15, तो यहाँ पे 15 आएगा। तो मैं यहाँ से इसका एरिया फाइंड कर सकता हूँ, बिल्कुल फाइंड। देखो 49 तो स्क्वायर रूट, इसका 49 का स्क्वायर रूट होता है 7, बिल्कुल। 15 गुना 24 अगर मैं करूँ 300 और 60, 360 और ये 10 से और मल्टीप्लाई करो 3600, 3600 का स्क्वायर रूट होता है 60, तो 7 6 जब 42, इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया 420 आ गया। इसका मतलब अपने पास जो ट्राइंगल का एरिया है वो कितना दे रखा है 420 दे रखा है। तो मेरे पास ट्राइंगल का एरिया तो मुझे पता चल गया, यहाँ से मुझे पता चल जाएगा स्क्वायर का एरिया कितना है। क्यों, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है 21 के बराबर, तो यहाँ से मुझे एरिया पता चल जाएगा स्क्वायर का, ठीक है। और यहाँ से ये कितना आया था 420 और ये दे रखा है 121, तो अगर मुझे फाइंड करना है एरिया ऑफ स्क्वायर तो यहाँ से 420 अगर उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और यहाँ से 441 बन जाएगा। अब एरिया एक्चुअली में होता क्या है, साइड का स्क्वायर या फिर ए का स्क्वायर। तो अगर मुझे यहाँ पे केवल साइड फाइंड करना है तो मैं इसका अंडर रूट कर दूंगा, तो एस की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 21 यूनिट। तो कोई इसने क्या पूछा है, देन द साइड ऑफ द स्क्वायर 21 यूनिट आ जाएगा, अपना ऑप्शन नंबर बी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये सवाल भी। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, द बेस ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हुज डायगोनल इज 7√2। भाई कोई भी अगर मेरे पास एक स्क्वायर है जिसका डायगोनल अगर 7√2 रहा होगा तो उसका साइड कितना रहा होगा 7 रहा होगा, तभी तो उसका डायगोनल 7√2 रहा होगा। क्योंकि अगर इसका साइड ए है तभी उसका जो डायगोनल होगा √2a होगा, बिल्कुल। इसका मतलब मेरे पास साइड कितना आ गया 7 आ गया। और बोला गया है जो बेस है ट्राइंगल का वो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के बराबर है। मतलब कोई भी अगर मेरे पास, जब सपोज यहाँ पे कोई भी है मेरे पास, जैसे यहाँ पे कोई भी एक मेरे पास ट्राइंगल है, ठीक है, उसका जो बेस है ना वो इस स्क्वायर का जिसकी साइड कितनी है 7 है उसके पेरीमीटर के बराबर है। पेरीमीटर कैसे निकालूंगा 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड मतलब 28, तो यहाँ पे इसका बेस कितना है 28 है। और यहाँ पर क्या बोला है, एंड इट्स हाइट इज इक्वल टू द साइड ऑफ स्क्वायर हुज एरिया इज 169 सेंटीमीटर। मतलब कोई भी एक स्क्वायर है जिसका एरिया 169 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका साइड कितना होगा 13, क्योंकि 13 का ही जब मैं स्क्वायर करूँगा भाई एरिया कैसे फाइंड करते हैं साइड का स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ पे 169 एरिया दे रखा है तो अगर मैं उसका अंडर रूट लूँ तो मेरे पास साइड आ जाएगा। तो इसका मतलब साइड कितना है इस स्क्वायर का 13 सेंटीमीटर। और बोला गया है उसका जो हाइट है वो इक्वल टू द साइड ऑफ दैट स्क्वायर हुज एरिया इज 169 वाले एरिया वाले स्क्वायर का साइड कितना है 13, इसी के बराबर मेरा इसका हाइट दे रखा है। तो इसकी हाइट कितनी आ गई 13 आ गई। और मुझे यहाँ पे बोला है द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अब मुझे इस वाले ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। देखो ये जो एक्चुअली में हाइट है ये 90 डिग्री बनाएगी, इसका मतलब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा सकता हूँ मैं। तो बेस कितना है अपने पास 28 है और यहाँ पे ये हाइट कितनी है 13 है। तो यहाँ पे अगर मैं 2 से इसको काटूँ तो 2 से जाएगा 14 और 14 गुना 13 मतलब 182, या फिर आप यूनिट डिजिट भी चेक कर सकते हो 4 3 8 12, लास्ट में 2 आएगा। अपना ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर 77। ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ई इज अ पॉइंट ऑन ए बी सच दैट बी इज अ 17 सेंटीमीटर। जैसे अगर मैं इसका डायग्राम अगर मैं ड्रॉ करूँ, जैसे अपने पास एक क्या है स्क्वायर है। अब जैसा जैसा इसने सवाल बोला वैसे करते जाओ। जैसे ए बी सी डी एक अपने पास स्क्वायर है, तो अगर मैं इसकी नेमिंग कर दूँ यहाँ पे ए बी और यहाँ पे सी और यहाँ पे डी, और इसने बोला है ई इज़ अ पॉइंट ऑन ए बी पे एक पॉइंट है ई। जैसे अगर इस पॉइंट को ना सबसे पहले मैं यहाँ पे नीचे ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि मेरे लिए और इजी हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं उस पॉइंट को नीचे लूँगा तो मेरे और आसान हो जाएगा। जैसे ए बी, यहाँ पे ये सी और यहाँ पे डी। यहाँ पे इसने क्या बोला, ई जो है वो पॉइंट है ए बी पे। ई जो है अपने पास कोई भी एक पॉइंट है ए बी पे, ठीक है। सच दैट जो बी ई है वो 17 सेंटीमीटर दे रखा है, जो बी है वो 17 सेंटीमीटर दे रखा है। द एरिया ए डी ई, द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, ये अपने पास ई है। तो इस यहाँ से अगर मैं एक खींचूँ तो यहाँ पे अपने पास क्या बन जाएगा, एक ट्रायंगल बन जाएगा। अगर मैं इसको अच्छे से बनाऊँ तो यहाँ पे अच्छे से बना लेता हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ा सा प्रोफेशनल लगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ से एक डायगोनल खींचूँ, डायगोनल तो है नहीं, एक साइड खींचूँ तो यहाँ से मेरे पास एक ट्रायंगल बन गया ए डी ई।
इसका जो एरिया दे रखा है वो 84 सेंटीमीटर दे रखा है, मतलब मुझे मेरे पास जो ट्रायंगल है ना ADE उसका एरिया कितना दे रखा है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मुझे फाइंड करना है एरिया ऑफ स्क्वायर। देखो एरिया ऑफ स्क्वायर मैं कैसे निकालूंगा, अगर मुझे इस स्क्वायर का साइड पता चल जाए, क्योंकि साइड इंटू साइड ही होता है अपना पास एरिया ऑफ स्क्वायर। तो अगर मुझे कहीं ना कहीं से अगर इसकी साइड पता चल जाए तो मैं इस स्क्वायर का एरिया फाइंड कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे अगर इस ट्रायंगल की बात करूँ, क्योंकि इसी ट्रायंगल के बारे में मुझे सारी चीज़ बता रखी है, क्योंकि इसका एरिया दे रखा है कितना 84 सेंटीमीटर। इसमें एक साइड आ रहा है जो कि ए है, ये वाला साइड आ रहा है, ये वाला साइड आ रहा है। अगर मुझे इसी ए की वैल्यू पता चल जाए तो मैं इस पूरे स्क्वायर का एरिया फाइंड कर सकता हूँ। अगर मैंने माना चलो इसका जो ये साइड दे रखा है ए है, जो कि मेरे ट्रायंगल के परपेंडिकुलर का काम कर रहा है, मैं जानता हूँ स्क्वायर में चारों साइड बराबर होती है, इसका मतलब ये वाला भी पूरा अपने पास ए रहा होगा। अगर ये 17 है तो ये अपने पास A-17 रहा होगा, तभी तो मैं दोनों को प्लस करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों को प्लस करूंगा तभी तो मेरे पास ए हो जाएगा भाई। A-17 को अगर मैं प्लस में 17 जोड़ूंगा तो 17 से 17 कट जाएगा, इसमें मेरा पूरा साइड ए हो जाएगा, और जो पूरा साइड है कितना ए के बराबर। यहाँ से आप अगर देखोगे तो मेरे पास इस ट्राइंगल का भाई अपने पास स्क्वायर था तो ये 90 डिग्री बना ही रहा है, तो यहाँ से मेरे पास हाइट भी है और यहाँ से मेरे पास बेस भी है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके, क्योंकि मेरे पास इसका एरिया दे रखा है और यहाँ से अगर मेरे पास ए की वैल्यू पता चल जाए तो मेरे पास स्क्वायर का साइड पता चल जाएगा, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा के इसका एरिया का फॉर्मुला दे रखा है। इसका एरिया इसने पहले दे रखा है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ से मेरे पास परपेंडिकुलर भी है और हाइट भी, मतलब बेस भी है अपने पास, तो यहाँ पे रख दो बस। बेस कितना दे रखा है A-17 और यहाँ से हाइट कितना दे रखा है ए दे रखा है, और सवाल में इसकी वैल्यू दे रखी है 84। तो ये अपने पास बन जाएगी यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर दूंगा तो मेरे पास सवाल का आंसर आ जाएगा, मतलब ए की वैल्यू आ जाएगी, वहां से मैं अपने स्क्वायर का एरिया फाइंड कर लूंगा ए स्क्वायर करके। तो देखो इसके भी दो तरीके के हैं, दो तरीके हैं इस सवाल को भी सोल्व करने के। कुछ के तो दिमाग में हिट नहीं होगा कि मैं यहाँ पर भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ, लेकिन जिसके भी दिमाग में हिट नहीं हो रहा आप यहाँ पे समझो। मैं एक तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करूँ, पहला तरीका। दूसरा तरीका यहाँ पर एक एक ऑप्शन को चेक करूँ। अगर मैं मान के चलता हूँ मेरे जो स्क्वायर का यहाँ पर जो भी है एरिया, अगर वो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर दे रखा, भाई यहाँ पे एरिया दे रखा है, एरिया पूछ रखा है इसने, इसका मतलब ये जितना भी ऑप्शन में दे रखा है इसने एरिया दे रखा होगा। मैं मान के चलता हूँ मेरे इस स्क्वायर का जो एरिया है वो कहीं ना कहीं 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है, पहला वाला ऑप्शन मैंने करेक्ट मान लिया। अगर एरिया मेरा 400 है तो उसका साइड कहीं ना कहीं 20 होगा, उसका साइड कहीं ना कहीं 20 होगा, इसका मतलब ए की वैल्यू 20 होगी, क्योंकि एरिया का जब मैं अंडर रूट लूंगा तभी तो मेरे पास साइड आएगा, क्योंकि साइड इंटू साइड अपना एरिया होता है, साइड का स्क्वायर अपना एरिया होता है। तो जब मैं एरिया का अंडर रूट लूंगा तो मेरे पास साइड आ जाएगा, मतलब साइड अगर 20 होगा, अगर मैं 400 का अंडर रूट लूंगा तो मेरे पास 20 आ जाएगा, इसका मतलब ए की वैल्यू 20 होगी। अगर मेरे पास ए की वैल्यू 20 होती या फिर एरिया मेरा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका होता है स्क्वायर का, तो मेरा ए की वैल्यू 20 रखने पर इस ट्राइंगल का एरिया 84 आता। तो अगर मैं यहाँ पे 20 रखूँ तो 20 से अगर मैं 17 काटूँ तो यहाँ 3 आ गया, और 20 दिया 60, 60 का अगर मैं आधा लूँ तो 30 आ रहा है, तो ये अपना सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये वाला अपना गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ दूसरा वाला अपने पास करेक्ट आंसर है 625, इसका मतलब मेरा साइड कितना रहा होगा 25। अगर मैं यहाँ पे ए की जगह 25 रखूँ, क्योंकि अपना ए यहाँ पे देखो साइड दे रखा है ए, इसका मतलब साइड इसका 25 रहा होगा। अगर मैं, और यही मेरे को अगर 84 सेंटीमीटर स्क्वायर को सेटिस्फाई कर दे तो वो मेरा करेक्ट आंसर होगा। इसको सॉल्व करने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने से ज़्यादा आसान है, ऑप्शन चेक करना है यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे ए की जगह 25 रखूँ, 25 में से 17 अगर मैं घटाऊँ तो कितना आएगा 8 आएगा, और यहाँ पर ये 25 रहेगा, 25 8 200, 200 को अगर मैं डिवाइड करूँ 2 से तो 100 आएगा, लेकिन इसका एरिया तो 84 सेंटीमीटर आ रहा है, इसका मतलब ये वाला भी नहीं होगा। अगर मैं ये मान के चलता हूँ, चलो ये मान के चलते हैं, अगर मेरा ऑप्शन डी करेक्ट है, 576 किसका स्क्वायर रूट होता है या फिर किसका स्क्वायर होता है 24 का, इसका मतलब अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लूंगा 24, इसका मतलब अपनी साइड कहीं ना कहीं 24 के बराबर होगी। अगर अपनी साइड 24 के बराबर होगी तो इसका एरिया 84 सेंटीमीटर आना चाहिए, तभी मेरा इसका एरिया जो होगा 576 के बराबर होगा। तो अगर मैं यहाँ पे 24 रखूँ, 24 माइनस 17 कितना होता है अपना बताओ, 24 माइनस 17 4 3 7, यहाँ पे आ जाएगा 7, और यहाँ पर 24 का 24 ही रहेगा। और अगर मैं यहाँ पे हाफ इंटू बेस इंटू करूँ, मतलब यहाँ पे हाफ से अगर मैं इसको डिवाइड करूँ, देखो 12 7 84 ही होता है, इसका मतलब ये मेरा सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर हमने ऑप्शन की मदद से इस सवाल को किया, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट लगाया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो को पूरा एक बार रिवाइंड करके और देखना। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन था, मैंने जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन करवाए आई होप आपको सभी समझ में आया होगा। जो भी मैंने यहाँ पे आपको कंसेप्ट बताए वो सभी भी आपको समझ में आया होगा। ये थी अपनी आज की क्लास नंबर 6। अगली क्लास में मिलते हैं हम क्लास नंबर 7 में, जिसमें हम आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके आप इसकी PDF डाउनलोड करके इन सभी क्वेश्चन की आप एक बार और
प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि अगर आप इन सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे आपको कोई भी प्रीवियस ईयर की किताब लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा आप मॉक टेस्ट में एंट्री मारोगे और वहाँ पे आप देखोगे कि आपके जरूर मार्क्स में इंप्रूवमेंट मिलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में मिलते हैं हम कुछ और नए कंसेप्ट के साथ, कुछ और नए पीवाईक्यूज के साथ, कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।